हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ लॉजिक। और आज हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 है। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि थ्योरी ऑफ लॉजिक के अंदर हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो प्रपोजिशन लॉजिक और दूसरा प्रेडिकेट लॉजिक। इसमें से जो प्रेडिकेट लॉजिक है ये एक छोटा सा टॉपिक है जो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस यूनिट के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो प्रपोजिशन लॉजिक है। प्रपोजिशन लॉजिक के अब तक हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 7वां लेक्चर है प्रपोजिशन लॉजिक का। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस ये एक्चुअल में प्रपोजिशन लॉजिक की एप्लीकेशन है। यानी कि अब तक इस यूनिट में जो भी हमने पढ़ा है उन सब की जो एप्लीकेशन है वो है थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हर साल 100% आता ही आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक ही टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हम इस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। यानी कि इस यूनिट में हमारे इस लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और आएंगे और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस को, है ना, जो कि एप्लीकेशन है प्रपोजिशन लॉजिक का। तो प्रपोजिशन लॉजिक में जो भी आपने अब तक पढ़ा है उन सबको अगर आप रिवाइज करने के बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा प्रपोजिशन लॉजिक में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है प्रपोजिशन में, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको अच्छे से आने चाहिए, सिंबल आपको अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए। तो मैं अब तक हमने हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं सभी लेक्चर में इस टेबल को मैंने आपको रिवाइज कराया है, ठीक है ना। तो एक बार और इसको आप रिवाइज कर ले। उसके बाद यहां पर काइंड्स ऑफ कंडीशनल, देखिए यहां पर जो लॉजिकल कनेक्टिव है ये कंडीशनल है ना। यहां पर टोटल हमारे पास 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है ना। इसमें से जो ये कंडीशनल वाला है इसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? देखिए काइंड्स ऑफ कंडीशनल, तो हमें इस स्टेटमेंट के कंडीशनल जो टाइप्स हैं वो भी देखने, वो भी आपको याद होने चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिए, इफ पी इंप्लीकेशन क्यू इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसको हम डायरेक्ट इंप्लीकेशन कहते हैं। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इसका कन्वर्स इंप्लीकेशन क्या होगा। देखिए कन्वर्स में आप क्या करेंगे, केवल इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, क्यू लेफ्ट में आ जाएगा, पी राइट में चला जाएगा, तो ये इसका कन्वर्स इंप्लीकेशन हो जाएगा। इनवर्स इंप्लीकेशन, इनवर्स में क्या होगा, पहले तो आप इनका पोजीशन चेंज करेंगे और उसके बाद दोनों जगह निगेशन लगा देंगे। सॉरी, ये तो इसमें करेंगे, मतलब इनवर्स इंप्लीकेशन में क्या करेंगे, दोनों जगह पर निगेशन लगा देंगे, तो इसका इनवर्स इंप्लीकेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नाउ कंट्रा पॉजिटिव इंप्लीकेशन, इसमें क्या करते हैं, दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं और उसके बाद निगेशन लगाते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो आपको ये याद रखना चाहिए, ये भी याद होने चाहिए, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा होता है ना। कंट्रा पॉजिटिव इंप्लीकेशन या कंट्रा पॉजिटिव आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करके दोनों के साथ में क्या लगाना होता है, निगेशन अप्लाई करना होता है। तो ये आपको, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के लेक्चर में इनका यूज करेंगे हम, वरना ऑलरेडी हम इन सबको पढ़ चुके हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ प्रपोजिशन। वैसे तो हमने यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 लॉज थे प्रपोजिशन के, लेकिन उनमें से 3 लॉ जिनका हम आज यूज करेंगे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, है ना। कौन कौन से? आइडेम्पोटेंट लॉ आपको मालूम है, पी कंजक्शन पी पी होता है या पी डिसजंक्शन पी भी पी होता है। कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं कि पी कंजक्शन क्यू लिखे या क्यू कंजक्शन पी लिखे, बात एक ही है, ऐसा ही डिसजंक्शन में भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका यूज ज्यादा होता है। तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर पी कंजक्शन क्यू है और बाहर निगेशन लगा है तो क्या होगा, देखो ये निगेशन पी और क्यू दोनों के साथ लग जाएगा और जो कंजक्शन है वो डिसजंक्शन में बदल जाएगा। सिमिलरली अगर पी डिसजंक्शन क्यू लिखा है और बाहर निगेशन है तो ये निगेशन दोनों के साथ लग जाएगा और डिसजंक्शन आपका कंजक्शन में बदल जाएगा। तो ये तीनों लॉ आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। देखिए थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस में हमें क्या पढ़ना है, जरा ध्यान दीजिए।
थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो देखिए थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे ना, उन क्वेश्चंस में आपको आर्ग्यूमेंट दिया होगा। क्या दिया होगा? आर्ग्यूमेंट दिया होगा। अब जो आर्ग्यूमेंट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, ये आर्ग्यूमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो सकता है और वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि वर्ड्स में भी लिखा हो सकता है। अगर वर्ड्स में लिखा हुआ है तो पहले आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आप लोग इससे पहले भी मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर में आप ऐसा करते हैं, है ना, जहां पर आपको कई बार क्वेश्चन क्या दिया होता है, लैंग्वेज में दिया होता है, वर्ड प्रॉब्लम दी होती है। पहले आप उसको क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया होगा। अब वो आर्ग्यूमेंट अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है तो आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, और अगर वो आर्ग्यूमेंट वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, यानी कि वर्ड लैंग्वेज की फॉर्म में दिया है, तो पहले आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन होगा क्या यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आपको दिया है, उस आर्ग्यूमेंट को आपको ये प्रूव करना होगा कि वो आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं है। यानी कि यहां पर दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्ग्यूमेंट और दूसरा उसको चेक करना कि वो आर्ग्यूमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछा जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है वो आर्ग्यूमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे कि कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होता है और उसको वैलिड प्रूव करने के मेथड क्या है। बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्ग्यूमेंट से। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? तो देखिए आर्ग्यूमेंट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ प्रोपोजिशन। अब यहां पर ध्यान समझिए आर्ग्यूमेंट क्या होगा। एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखिए आपको क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ प्रपोजिशन दिए होंगे, हो सकता है एक प्रपोजिशन दिया हो सकता है दो प्रपोजिशन दिए हो, तीन प्रपोजिशन दिए हो, चार दिए हो, पांच दिए हो, मतलब कितने भी प्रपोजिशन आपको दिए जा सकते हैं, कम से कम एक प्रपोजिशन तो होगा ही। प्रपोजिशन को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिए गए होंगे, सेट ऑफ प्रपोजिशन दिया गया होगा, यानी कि आपको एक कलेक्शन दिया गया होगा प्रपोजिशन का, और जो प्रपोजिशन आपको दिए गए होंगे उनका कंक्लूजन भी आपको उसके अंदर दिया गया होगा। तो जो आपका सेट ऑफ प्रपोजिशन है और उस सेट ऑफ प्रपोजिशन से जो कंक्लूजन आएगा, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा, इसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट। बात समझ में आ रही है? यानी कि जितने भी प्रपोजिशन आपको दिए हैं, अगर उन सभी प्रपोजिशन के लिए कंक्लूजन आपका ट्रू है तो आप कहेंगे कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है। तो चलिए वैलिड की बात तो अभी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट में आपको सेट ऑफ प्रपोजिशन दिया होगा और एक कंक्लूजन दिया होगा। जो कंक्लूजन होगा वो भी प्रपोजिशन ही होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कंक्लूजन होगा वो भी प्रपोजिशन ही होगा। क्लियर है? तो यानी कि यहां पर आपको सेट ऑफ प्रपोजिशन और कंक्लूजन आपको गिवन होंगे। तो एन आर्ग्यूमेंट इज अ प्रोसेस, ये आर्ग्यूमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, बाय व्हिच अ कंक्लूजन इज ड्रॉन, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिए गए होंगे, कुछ प्रपोजिशन दिए होंगे और उन प्रपोजिशन से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया होगा, यानी कि कंक्लूजन निकाला गया होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। अब यहां पर जो आपको सेट ऑफ प्रपोजिशन है, द गिवन सेट ऑफ प्रपोजिशन आर कॉल्ड प्रीमिसेस। जो आपको यहां पर सेट ऑफ प्रपोजिशन गिवन होगा, तो इस सेट ऑफ प्रपोजिशन में जितने भी प्रपोजिशन होंगे उनको हम कहते हैं प्रीमाइसेस। क्या कहते हैं? प्रीमाइसेस। बात ध्यान से समझिए, जो आपको प्रपोजिशन गिवन होंगे उनको हम क्या कहते हैं, प्रीमाइसेस। क्लियर होगी बात? उसके बाद द फाइनल प्रपोजिशन ड्राइव फ्रॉम द गिवन प्रपोजिशन। अब ये जो आपको गिवन प्रपोजिशन थे, इनसे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, यानी कि इनसे जो कंक्लूजन निकाला गया है ना, तो द फाइनल प्रपोजिशन ड्राइव फ्रॉम द गिवन प्रपोजिशन इज कॉल्ड कंक्लूजन। तो इन सभी प्रपोजिशन से जो फाइनल प्रपोजिशन को फाइंड किया गया है उसको कहते हैं कंक्लूजन। तो यहां तक तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा समझिए, अभी आपको कम समझ में आएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा ना। एन आर्ग्यूमेंट विच यील्ड अ कंक्लूजन सी। अब देखो जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन होगा उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एन आर्ग्यूमेंट विच यील्ड अ कंक्लूजन सी फ्रॉम द प्रीमाइसेस। ये फ्रॉम है ना, यहां पर क्या लिखा है, ये फ्रॉम है, यहां पर ओ नहीं है,
तो फ्रॉम द प्रीमाइसेस, अब देखो यहाँ पर प्रीमाइसेस क्या क्या है, P1, P2, P3, Pn। मान लिया हमने कि n नंबर ऑफ प्रीमाइसेस है, एक्चुअल में ये n नंबर ऑफ प्रपोजिशन है। अब डिनोटेड बाय, अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास n प्रपोजिशन है और इन n प्रपोजिशन से आपने एक प्रपोजिशन ड्रॉ किया C, आपने एक प्रपोजिशन ड्रॉ किया C, तो आपका पूरा आर्गुमेंट बन गया, आपके पास प्रीमाइसेस भी आ गए, आपके पास कंक्लूजन भी आ गया। तो अब ये जो आर्गुमेंट है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा उसको जरा ध्यान दीजिए। देखो P1, P2, P3, अब यहां पर जितने भी Pn प्रीमाइसेस हमने मान रखे हैं तो ये टोटल हमारे सारे क्या हो गए, प्रीमाइसेस। तो आप क्या करेंगे, सभी प्रीमाइसेस को कॉमा लगा के लिख देंगे, सारे प्रीमाइसेस को क्या करेंगे, कॉमा लगा के आप यहां पर लिख देंगे। बात समझ में आ गई। और उसके बाद यहां पर ये सिंबल देखिए जरा, यहां पर एक सिंबल लगा है, जैसे हमारा टी होता है ना, तो टी को अगर आप हॉरिजॉन्टल कर दो, टी को अगर आप हॉरिजॉन्टल कर दो तो इस तरह का ये सिंबल होता है, और यहां पर आप लिखेंगे सी, तो ये होता है हमारा आर्गुमेंट का रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्गुमेंट। बोलो बात समझ में आ गई। तो आर्गुमेंट कुछ नहीं है, आर्गुमेंट के अंदर एक्चुअल में आपको क्या दिए गए होंगे, सेट ऑफ प्रपोजिशन दिया गया होगा, और उन्हीं सेट ऑफ प्रपोजिशन से एक फाइनल प्रपोजिशन निकाला गया होगा जो कि उसका कंक्लूजन है, और उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो ये तो मतलब एक तरह से डिनोट करने का तरीका हो गया किसको, आर्गुमेंट को। अब बात करते हैं कि ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट वैलिड कब होगा, कोई भी आर्गुमेंट वैलिड कब होगा। अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी भी आर्गुमेंट को वैलिड प्रूव करने के लिए आप ट्रूथ टेबल की हेल्प भी ले सकते हैं, और आप रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस की हेल्प भी ले सकते हैं। अब ये जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस है ये अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि इनको हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी आर्गुमेंट को वैलिड आर्गुमेंट प्रूव करने के लिए या तो आप ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे या रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस यूज करेंगे। तो देखो ट्रूथ टेबल तो आपको पहले से आती है, यानी कि आज के लेक्चर में जो नया हमें सीखना है वो है रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी आर्गुमेंट वैलिड कब होगा। एन आर्गुमेंट, देखो ये आर्गुमेंट लिखा है, एन आर्गुमेंट इज सेड टू बी वैलिड आर्गुमेंट इफ द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेनेवर ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू। देखो सीधी सी बात है, अगर सारे के सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, तभी वो आर्गुमेंट वैलिड होगा। बात समझ में आ गई। अगर सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो उन प्रीमाइसेस का जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आर्गुमेंट होगा वैलिड। अब ये पता कैसे चलेगा, है ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल में आप सारे प्रीमाइसेस लिखेंगे और उन प्रीमाइसेस की ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। प्रीमाइसेस की क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ, क्योंकि हम ट्रूथ टेबल में ट्रूथ वैल्यू ही लिखते हैं। सारे प्रीमाइसेस, अगर सारे प्रीमाइसेस की वैल्यू टी है तो उस पर्टिकुलर रो के अंदर आपका कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो आर्गुमेंट वैलिड होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आर्गुमेंट इनवैलिड होगा। तो पहली बात समझ में आ गई। तो दूसरा देखो, एन आर्गुमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ द स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। अब देखो टोटोलॉजी आपको पहले से पता है, टोटोलॉजी मतलब अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट की सारी वैल्यू टी आ जाती है तो उसको टोटोलॉजी कहते हैं। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया आर्गुमेंट को वैलिड प्रूव करने का कि ट्रूथ टेबल बनाओ और ट्रूथ टेबल के अंदर ये चेक कर लो कि सारे प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। ये आसान तरीका है। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो गया, आपके पास जितने भी प्रीमाइसेस दिए गए हैं इसमें भी ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। जितने भी प्रीमाइसेस आपको दिए गए हैं सबके बीच में कंजक्शन लगा दो। क्या लगा दो, कंजक्शन लगा दो, और कंजक्शन लगाने के बाद फिर इंप्लीकेशन का सिंबल लगाओ। ये क्या है, कंडीशनल है ना, इंप्लीकेशन का सिंबल, और यहां पर लिख दो कंक्लूजन। तो अब यहां पर क्या होगा, अगर आप ध्यान दें ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया, यानी कि एक स्टेटमेंट बन गया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड, इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है ट्रूथ टेबल के अंदर। अगर ये पूरा का इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, अगर सारी ट्रूथ वैल्यू इसकी टी है तो ये टोटोलॉजी हो जाएगा, और अगर ये टोटोलॉजी हुआ तो आर्क का आर्गुमेंट वैलिड हो जाएगा। यानी कि देखो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। आप इसमें ट्रूथ टेबल बनाएंगे, है ना, इसमें आप चेक करेंगे रो को, इसमें क्या करेंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें इस वाले स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकाल लीजिए। अगर ये टोटोलॉजी है तो आपका आर्गुमेंट वैलिड होगा।
बाकी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ना नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और कैसे हम बता सकते हैं कि हमारा आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है। अब ये नया पॉइंट है हमारे लिए और यही आज के लिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। Any conclusion which is arrived by following the rules of inferences is called a valid conclusion and the argument is called valid argument। समझिए इस बात को, क्या कहा गया यहाँ पर। अब क्या होगा, हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं इन्फ्रेंसेस के, क्योंकि ये टॉपिक ही है थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंसेस, तो हमें यहाँ पर थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंसेस के कुछ रूल पढ़ने, और उन रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमें प्रीमाइसेस दिए गए होंगे उन प्रीमाइसेस में हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को अप्लाई करेंगे। अगर हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को अप्लाई करने के बाद, अगर हमें, देखिए रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को अप्लाई करने के बाद अगर हमें प्रीमाइसेस से कंक्लूजन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, कंक्लूजन मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है। बात समझ में आ गई। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को कैसे और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। देखो ये भी रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन कभी कभी इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान दीजिए। एंड आर्गुमेंट इज रिटन एज, ये यहां पर लिख सकते हैं इज ऑल्सो रिटन एज। तो इस आर्गुमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो क्या किस तरह से लिखा है। P1 पहला प्रीमाइसेस, दूसरा प्रीमाइसेस, जितने भी प्रीमाइसेस दिए गए होंगे ऊपर लिखेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे कंक्लूजन लिखेंगे। तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये भी है आर्गुमेंट का, और ये इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जब हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस अप्लाई करेंगे तो इसी रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। देखो नीचे लिखा भी है, इन द अबव रिप्रेजेंटेशन प्रीमाइसेस आर लिस्टेड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो प्रीमाइसेस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखेंगे, एंड द कंक्लूजन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो कंक्लूजन होगा वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखेंगे। नाउ अब बात करते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड और नॉट। अब आपको जो वैलिड आर्गुमेंट दिया है उसको आपको चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है, तो इसके लिए क्या मेथड होंगे। तो मेथड तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ये रहे मेथड हमारे, है ना। तो एक्चुअल में ये जो स्टार्टिंग वाले दोनों मेथड हैं ये होंगे हमारे ट्रूथ टेबल से। ये कैसे प्रूव होंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला, इसमें हम यूज करेंगे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो इसका मतलब हमारे पास दो मेथड हो गए, एक तो ट्रूथ टेबल का और दूसरा रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का। ट्रूथ टेबल आपको पहले से आती है, तो जो ट्रूथ टेबल वाला मेथड है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ट्रूथ टेबल बनानी आती है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर जब ट्रूथ टेबल से हम प्रूव कर सकते हैं तो फिर हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब मैं इसका रीजन आपको बताता हूं कि इस टॉपिक को, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हम ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी किसी भी आर्गुमेंट को वैलिड और इनवैलिड प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए इसके दो रीजन है। एक तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस है ये रूल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब आपको रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस सारे याद करने हैं। बात समझ में आ रही है ना, सारे रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस आपको आने चाहिए, एक रीजन। दूसरा रीजन, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिए मैक्सिमम टाइम तो क्वेश्चन पे नहीं लिखा होता कि किस मेथड से करना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप उसको क्या करेंगे, रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस से करेंगे। ये दूसरा रीजन हो गया जो जिसकी वजह से हम इसको पढ़ेंगे। तीसरा रीजन, अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, अगर वहां पर आपके पास जो वेरिएबल है, प्रपोजिशनल वेरिएबल PQR इनको हम कहते हैं, अगर प्रपोजिशनल वेरिएबल 1 है, 2 है, 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 3 वेरिएबल होंगे तो आपके ट्रूथ टेबल में कितने रो बनेंगी, 8 रोज बनेंगे, क्योंकि 8 चॉइस आपके पास होंगी। लेकिन अगर वेरिएबल 4 हो गए तो उसमें आपको 16 रो बनानी पड़ेंगी। आप सोचिए 16 रो को बनाने में कितना समय आपको लगेगा। यानी कि अगर गलती से 4 वेरिएबल आ गए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 4 वेरिएबल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंसेस का। चलिए 4 वेरिएबल एक बार को आप फिर भी सोच सकते हैं कि ठीक है 16 रो आप बना लेंगे, समय ज्यादा लगेगा लेकिन आप बना लेंगे। लेकिन अगर 5 वेरिएबल आ गए, क्योंकि यहाँ 5 वेरिएबल भी आ सकते हैं, बात समझ में आ रही है, तो 5 वेरिएबल में आपकी रो बनेंगी 32। क्या इतनी बड़ी ट्रूथ टेबल आप बना पाएंगे? आपके जो एग्जाम में कॉपी आपको मिलेगी उसमें भी 32 रो नहीं होंगी।
है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो उस केस में रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल 5 भी है ना, तो रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस से वो क्वेश्चन आधे पेज में सॉल्व हो जाएगा, आधे पेज में ही सॉल्व हो जाएगा अगर 5 वेरिएबल भी है तो। और अगर 3 या 4 है तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। किससे? रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस से। यानी कि रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन उसका आएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर मेथड मेंशन नहीं है और क्वेश्चन में केवल 2 या 3 ही प्रोपोजिशन वेरिएबल हैं, तो आप ट्रूथ टेबल से करें, क्योंकि उसमें कुछ लगेगा कि कुछ सॉल्यूशन आपने किया है। अगर आप 2 या 3 वेरिएबल का क्वेश्चन रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस से करेंगे ना, तो वो 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा, 2-3 लाइन में ही खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में खत्म हो रहा है, तो कहीं भी फुल मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसमें डाउट हो सकता है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस आपको समझ में आ गया क्या है? रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस आर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट। अगर आपको किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी को चेक करना है तो आप रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस के यूज कर सकते हैं। Any conclusion which is arrived by following the rules of inferences is called valid conclusion and the argument is called valid argument। यानी कि जो conclusion आप draw करेंगे with the help of rule of inferences से, वो conclusion क्या होगा? valid होगा। और अगर वो conclusion valid होगा तो argument भी क्या हो जाएगा? valid हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर देखिए रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस में पहला रूल हमारा आता है एडिशन का। अब देखिए बुक में ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुक में नंबरिंग अलग अलग दी होती है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर मैंने पहला रूल लिया है एडिशन का। क्या लिया है? एडिशन। अब एडिशन का रूल लिया तो यहां पर आपको प्लस दिखाई नहीं देगा। क्यों? देखो एडिशन का रूल का मतलब क्या है, एडिशन क्यों कह रहा है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं डिसजंक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? डिसजंक्शन। और आप अच्छे से जानते हैं इस डिसजंक्शन को हम मीट भी कहते हैं, है ना। और ये जो डिसजंक्शन है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि जब और वर्ड यूज होता है तो एडिशन होता है, तो इसीलिए इसका नाम एडिशन रखा गया और कोई रीजन नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो दिस इज द एडिशन। देखो इसको कैसे यूज करेंगे, मैं इसका यूज करने का तरीका बताता हूं। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको प्रीमाइसेस दिया P, क्या दिया आपको? मान लीजिए आपको एक प्रीमाइसेस दिया गया P, तो आप उस P की जगह पर P डिसजंक्शन Q लिख सकते हैं। यानी कि P के प्लेस पर आप P और Q लिख सकते हैं, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा क्यों, सोच कर देखिए। ये प्रीमाइसेस है, अगर ये प्रीमाइसेस ट्रू हुआ तो 100% ये भी ट्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर P ट्रू हो गया तो Q ट्रू हो या फॉल्स हो, ये पूरा का पूरा तो ट्रू ही रहेगा भाई। और है ना, तो और में क्या होता है? F पर F मिलता है, अदरवाइज T मिलता है। तो यहां पर अगर मैंने P को T मान ली, क्योंकि ये प्रीमाइसेस है 100% ट्रू होगा भाई। प्रीमाइसेस क्या होगा? ट्रू होगा। अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। इसका मतलब ये प्रीमाइसेस या ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये जो आर्गुमेंट है ये कैसा आर्गुमेंट हो गया? वैलिड आर्गुमेंट हो गया। बात समझ में आ गई? कैसा आर्गुमेंट है? वैलिड आर्गुमेंट है। बाकी इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। इनमें से कुछ देखिए, ऐसा नहीं एग्जाम में प्रूफ करने के लिए जनरली ये नहीं आते, लेकिन अगर आपको इनको प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ही आसानी के साथ में इनको ट्रूथ टेबल से प्रूफ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड आर्गुमेंट है। और याद रखना क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको भी। जितने भी हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस यहां पर लिख रहे हैं सबको आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो यहां पर कितने प्रीमाइसेस हैं? चल मैं यहां पर एक P है, मतलब प्रोपोजिशन वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं, P और Q। प्रीमाइसेस तो एक ही है P, तो मैं यहां पर प्रोपोजिशनल वेरिएबल ले लेता हूं P एंड Q। ठीक है ना। इसमें से P क्या है? प्रीमाइसेस है। Q प्रीमाइसेस नहीं है, P प्रीमाइसेस है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है P और Q, ये इसका कंक्लूजन है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? इसका कंक्लूजन है। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप ध्यान देंगे तो मैं अब क्या कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि यहां पर 2 प्रोपोजिशनल वेरिएबल हैं तो आप जानते हैं टोटल 4 चॉइस होंगी। 2 बार हम T लिखेंगे, 2 बार हम F लिखेंगे, फिर 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F। अब जरा ध्यान देना, ये डिसजंक्शन है P और Q। P और Q में F पर F मिलता है, अदरवाइज T मिलता है। तो यहां मिलेगा F, अदरवाइज आपको मिलेगा T। अब जरा ध्यान देना आगे, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब देखो पहला तरीका देखो, हमें क्या कहा गया था
An argument is said to be valid argument if the conclusion is true whenever premises are true. अगर देखिए जब भी प्रीमाइसेस आपके ट्रू होंगे तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, तभी आपका आर्गुमेंट वैलिड होगा। जरा चेक करते हैं, देखो प्रीमाइसेस पहले देख लो कौन सा है। प्रीमाइसेस एक तो ये है, सॉरी एक ही प्रीमाइसेस है, ये आपका प्रीमाइसेस है और ये आपका कंक्लूजन है। तो देखिए जब प्रीमाइसेस ट्रू होगा तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। देखो यहां पर प्रीमाइसेस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, प्रीमाइसेस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है। अब इन दोनों में चेक ही नहीं करना क्योंकि यहां पर प्रीमाइसेस ट्रू ही नहीं है। आपको केवल वो चेक करना है जहां पर प्रीमाइसेस क्या है, ट्रू है। तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि whenever premises are true, conclusion is also true, therefore the given argument is valid। देखो प्रूव कर दिया वैलिड। तो एक तरीका तो ये हो गया प्रूव करने का वैलिड। अच्छा दूसरा तरीका भी यूज कर लेते हैं। देखो an argument is said to be valid, देखो जैसे मैं आपको ये करा रहा हूं ऐसे आपको क्वेश्चन में भी करना है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। An argument is said to be valid if and only if the statement is tautology। अब जरा ध्यान दो, आपके पास जितने भी प्रोमाइसेस दे रखे हैं उनके बीच में क्या करना है, कंजक्शन लेना है, फिर इंप्लीकेशन लगाना है और इधर कंक्लूजन लिखना है और आपको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। अगर ये टोटोलॉजी आपने प्रूव कर दिया तो आपका आर्गुमेंट वैलिड हो जाएगा। ध्यान दीजिए जिसको हम प्रूव कर रहे हैं आर्गुमेंट को, वहां पर केवल एक ही प्रीमाइसेस है पी, एक ही प्रीमाइसेस है पी। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमारा पी आएगा, पी इंप्लीकेशन, और जो हमारा सी क्या है, सी हमारा पी और क्यू। अब देखो मैं इसको टोटोलॉजी प्रूव करके दिखाता हूं आपको। तो प्रीमाइसेस हमारा एक ही है पी, है ना, और ये हमारा प्रीमाइसेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो हम बीच में क्या लगाएंगे, इंप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में प्रीमाइसेस आते हैं और इंप्लीकेशन के बाद कंक्लूजन आता है। तो यहां पर कंक्लूजन हमारा क्या है, कंक्लूजन हमारा पी और क्यू है। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, पी इंप्लीकेशन पी और क्यू। अब देखो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है टोटोलॉजी है, तो इसका मतलब ये आर्गुमेंट वैलिड हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट करते हैं। देखो आप जानते हैं इंप्लीकेशन का साइन लगाना, हमें क्या करना है, इंप्लीकेशन का साइन लगाना किस किस के बीच में, पी के बीच में और इसके बीच में। देखो पहले कौन लिखा पी, बाद में कौन लिखा ये। आप जानते हैं इंप्लीकेशन में टी एफ पर एफ मिलता है, अदरवाइज टी मिलता है। तो आप इसमें देखो क्या कहीं पर भी इन दोनों केस में टी एफ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, टी टी है नहीं बन रहा, टी टी है नहीं बन रहा, एफ टी है नहीं बन रहा, एफ एफ है नहीं बन रहा। इसका मतलब सब अदरवाइज हो गए, तो इसका मतलब सब टी आएंगे, टी 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 एंड टी। और ये तो टोटोलॉजी हो गया। क्या हो गया, ये टोटोलॉजी हो गया। और अगर ये टोटोलॉजी है तो ये वैलिड आर्गुमेंट है। बात समझ में आ रही। तो यहां पर ये जितने भी रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस है ना, ये सारे के सारे एक्चुअल में क्या हैं, वैलिड आर्गुमेंट है। और इन वैलिड आर्गुमेंट की हेल्प से हमें जो क्वेश्चन में आर्गुमेंट दिया गया होगा उसको प्रूव करेंगे। यानी कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये हमें कुछ पहले से ही वैलिड आर्गुमेंट दिए गए हैं और इनकी हेल्प से हमें क्वेश्चन वाले आर्गुमेंट को वैलिड प्रूव करना होगा। तो समझ में आ गया। तो एडिशन में दो होते हैं, चाहे आप देखो यहां पर पी प्रीमाइसेस है, यहां पर क्यू है, तो आप इनको याद कर ले, है ना। उसके बाद आता सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसमें क्या होगा, इसमें देखो एक प्रीमाइसेस आपको दिया पी एंड क्यू या पी और कंजक्शन क्यू, है ना, और यहां पर भी पी कंजक्शन क्यू लिखा है। तो देखो अगर ये पी कंजक्शन क्यू ट्री होगा, मैं सब क्योंकि सबकी ट्रू टेबल मैं नहीं बना रहा हूं, देखो अगर ये पी कंजक्शन क्यू टी होगा तो 100% पी भी टी होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये टी तभी हो सकता है जब पी भी टी हो और क्यू भी टी हो, तभी तो ये टी होगा। और अगर पी भी टी है क्यू भी टी है तो इसका मतलब नीचे वाला भी टी है, क्योंकि वो तो पी लिखा है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट है। आप चाहें तो ऐसे ट्रूथ टेबल बना के इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन। देखो यहां पर अब आप अभी तक हमारे पास एक ही प्रीमाइसेस था, एक ही प्रीमाइसेस था, एक ही कंक्लूजन था। अब हमारे पास प्रीमाइसेस हो गए दो, कंक्लूजन तो हमेशा एक ही रहेगा। प्रीमाइसेस हो सकते हैं 2 3 4 5 कितने भी। अब यहां पर दो प्रीमाइसेस हो गए, एक पी और एक क्यू, और कंक्लूजन हो गया पी एंड क्यू। देखो अगर प्रीमाइसेस ट्रू होंगे, देखो सिंपल सी बात है, वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है, वैलिड आर्गुमेंट उस आर्गुमेंट को कहते हैं जहां पर अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। देखो ये पी क्या प्रीमाइसेस है, अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो सीधी सी बात है
जब P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो इनके बीच में अगर आप कंजक्शन लगा देंगे तब भी ये ट्रू ही रहेगा। तो ये भी क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट आपके पास है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंजक्शन, क्या हो गया, कंजक्शन। नेक्स्ट अब देखिए जरा ये वाला जो नेक्स्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है। मॉडस पोनेन बहुत ज्यादा यूज है इसका, और मॉडस टॉलन दोनों का ही बहुत ज्यादा यूज है ना। मॉडस पोनेन का एक नाम और भी होता है रूल ऑफ डिटैचमेंट। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको हम और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है रूल ऑफ डिटैचमेंट। लेकिन नाम थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट से हैं लेकिन बहुत सिंपल है। रूल ऑफ डिटैचमेंट ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें। देखो यहां पर क्या है, पी इंप्लीकेशन क्यू, एक प्रीमाइसेस ये है और दूसरा प्रीमाइसेस ये है, और इसका कंक्लूजन क्यू है, और ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। चलिए इसके लिए भी मैंने टेबल बना रखी है, तो इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये वैलिड आर्गुमेंट क्यों है। देखो पहले तो यहां पर प्रोपोजिशन वेरिएबल हमारे पास दो हैं, पी और क्यू, है ना। ये पी इंप्लीकेशन क्यू, तो मैं यहां पर पी इंप्लीकेशन क्यू, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जरा ध्यान दो, हमारे पास कितने प्रीमाइसेस है, दो। कौन कौन से, देखो एक तो प्रीमाइसेस ये है और दूसरा प्रीमाइसेस क्यू है। ये दोनों हमारे पास प्रीमाइसेस है। पी जो है ये प्रीमाइसेस नहीं है, दो ही प्रीमाइसेस है हमारे पास यहाँ पर, पी क्यू और ये क्यू। और ये वाला जो क्यू है ये इसका क्या है, कंक्लूजन है। क्या है, कंक्लूजन है। मतलब यहाँ पर क्यू प्रीमाइसेस भी है, कंक्लूजन भी है, ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप जानते हैं दो प्रीपोजिशन वेरिएबल है, तो टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। अब देखो यहां पर ये P इंप्लीकेशन Q है, तो TF पे F मिलेगा, बाकी अदरवाइज T मिलेगा। तो देखो ये TF है तो यहां पर F मिलेगा, अदरवाइज और कोई तो नहीं TF, अदरवाइज T मिलेगा। अब जरा ध्यान दो, देखो चेक करते हैं। देखिए व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू। तो यहां पर जरा देखते हैं प्रीमाइसेस कौन कौन से थे, ये दोनों हमारे प्रीमाइसेस हैं। तो देखो यहां पर ये दोनों प्रीमाइसेस क्या है, ट्रू है। दोनों प्रीमाइसेस क्या है, ट्रू है। यहां पर भी दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है। अब एक बात बताओ, ये दोनों प्रीमाइसेस है, दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है, यहां भी दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है। अब जरा ध्यान दो, जब ये दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है तो यही तो कंक्लूजन भी है, कंक्लूजन भी ट्रू है। ये जब दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी तो ट्रू है, तो यानी कि ये भी क्या है, वैलिड आर्गुमेंट है। देखो अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, अगर आप ये वाला पोर्शन ना करें, केवल इतने ट्रूथ टेबल बनाए, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू, देयरफॉर इट इज अ वैलिड आर्गुमेंट, है ना। या फिर आप यहां तक जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस P implication P और Q is a tautology, therefore the given argument is valid। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इतना करें और आंसर लिख दें, है ना। इतना करने के बाद रीजन बता दें या पूरा करने के बाद रीजन बता दें, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं, दोनों तरीके ही ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको इसको दूसरा तरीका बताता हूं, मतलब टोटोलॉजी बना लेते हैं। देखिए अगर मैं इसकी टोटोलॉजी बनाऊं तो क्या बनेगी। पहली बात तो आपको यहां पर दो प्रीमाइसेस दिए गए हैं, तो पहले तो आप दोनों प्रीमाइसेस के बीच में क्या करेंगे, कंजक्शन निकालेंगे। तो P इंप्लीकेशन Q और दूसरा प्रीमाइसेस क्या है, Q, और दोनों के बीच में निकालेंगे कंजक्शन, क्योंकि आपके पास जितने भी प्रीमाइसेस दिए गए होते हैं पहले सबके बीच में कंजक्शन निकालते हैं। चलिए तो आपके पास ये P इंप्लीकेशन Q है, ये Q है, दोनों के बीच में कंजक्शन लगा दो, तो कंजक्शन में क्या होता है, टी पे टी मिलता है। देखो यहाँ पर टी पे टी मिलेगा, टी पर क्या मिलेगा, टी, और यहां पर भी टी पे टी मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये दोनों आपको मिल गए फॉल्स। बोलो बात समझ में आ गई। नाउ अब लास्ट स्टेप, अब देखो सबके बीच में आपने कंजक्शन कर दिया, अब क्या करेंगे, ये जो आपने मिला है आपको P इंप्लीकेशन Q कंजक्शन Q, है ना। अब यहां पर मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, ये पूरा का पूरा तो होगी आपकी लेफ्ट साइड। अब यहां पर आप इंप्लीकेशन लगाएंगे और इधर लिखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन है आपका Q। अगर ये आपने टोटोलॉजी प्रूव कर दिया तो आपका आर्गुमेंट वैलिड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखो ये जो पूरा लेफ्ट में लिखा ब्रैकेट वो तो ये रहा हमारे पास, और Q हमारे पास ये रहा। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसके बीच में और इसके बीच में इंप्लीकेशन लगाना है। याद रखना पहले इसको लेंगे बाद में इसको लेंगे। चलिए तो इंप्लीकेशन में TF पे T मिलता है, तो देखो यहां पर तो TT है, TT है यहाँ पर, तो यहाँ पर TT है, TF नहीं है, है ना। तो TT पे T मिलेगा, है ना।
उसके बाद यहां देखो ये एफ एफ है, एफ एफ पे भी टी मिलेगा। यहां पर देखो टी टी है, टी टी पे भी टी मिलेगा। और ये एफ एफ है तो एफ एफ पर भी टी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंप्लीकेशन में केवल टी और एफ पे एफ मिलता है। अगर पहला टी और दूसरा एफ है तब आपको एफ मिलेगा, अदरवाइज आपको टी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सारे, सॉरी लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, ये टी आएगा। क्यों टी आएगा? क्योंकि ये एफ है। तो सारे टी आ रहे हैं, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। तो आप कह सकते हैं कि गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। गिवन आर्गुमेंट कैसा है? वैलिड आर्गुमेंट है ना। तो ये मैंने इसका प्रूफ किया, ध्यान रखना, ये मैंने इसका प्रूफ किया है, यहां पर इसका प्रूफ किया था, यहां पर इसका प्रूफ किया। बाकी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए नहीं आते। मैं आपको एक्चुअल में केवल यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि ये जितने भी रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस हैं ये सारे आर्गुमेंट है और ये सब वैलिड आर्गुमेंट है और इनके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। तो ये मॉडस पोनेंस हो गया, ये मॉडस टॉलरेंस हो गया। देखो अच्छा एक चीज और देखो जरा, इनको याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूं। देखो एडिशन वाला है, ये पी है तो पी और क्यू लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, सीधी सी बात है, ये पी एंड क्यू है। अगर ये भी ट्रू होगा, देखो ये ट्रू तभी हो सकता है जब पी और क्यू ट्रू होगा, तो इसका कंक्लूजन क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, ये भी ट्रू होगा। यहां पर देखो कंजक्शन में दो प्रेमाइसेस है पी और क्यू, तो इसमें जो कंक्लूजन होगा इन दोनों का कंजक्शन होगा। अब इसको देखो याद करने का तरीका, सिर्फ ये याद करने का तरीका है, कोई रूल नहीं है। देखो पी इंप्लीकेशन क्यू है, नीचे क्यू है, तो आप ऐसा सोचो कि क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। एक मिनट, हमारे पास यहां पर हाँ पी और क्यू, ये क्यू नहीं आएगा, ये पी आएगा, ये गलत लिखा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। पी इंप्लीकेशन क्यू और क्यू, और यहां पर हमारे पास ये क्यू नहीं है बेटा, ये गलत हो गया है, ये क्यू नहीं है, ये क्या है? ये पी है आपके पास। तो मैं करेक्ट कर देता हूं, ये जो है ये पी आएगा, ना आएगा, पी यहां पर आएगा, ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग मैं अपने सॉल्यूशन को भी करेक्ट कर देता हूं। ये पी आएगा, यहां पर हमने इसी को प्रूव किया ना, ये पी आएगा। आप जरा ध्यान दो, टेबल ऐसी रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऐसा ही बनेगा। बस मैं आपको यहां पर इनको हटाता हूं और दोबारा से इनको लगाते हैं। अब देखो जरा, देखो अब इसका मतलब हमारे पास यहां पर जो प्रीमाइसेस हो गए, प्रीमाइसेस एक तो ये है, प्रीमाइसेस हमारे पास एक तो ये है और एक ये है, और कंक्लूजन ये है। ये क्या है? कंक्लूजन है। अब देखो यहां पर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है तो देखो कंक्लूजन भी ट्रू है। ये देखो ये दोनों प्रीमाइसेस है और ये कंक्लूजन है, तो जब प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी क्या है? ट्रू है। बोलो बात समझ में आ रही है? Whenever premises are true, conclusion is also true. अब यहां पर एक मिनट, यहां पर हमारे पास टी टी एफ एफ, पी इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू, तो यहाँ पर एक मिनट में चेक कर लेता हूं। हाँ ये एक्चुअल में यहां पर गलत है, पी इंप्लीकेशन क्यू, यहां पर क्यू नहीं है, यहां पर तो क्यू ही है, ये एक्चुअल में यहां पर पी है। वो मुझे लग रहा था यहाँ पी है लेकिन यहाँ पर पी है ना, तो वो एक जगह गलत हो रहा था इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई। देखो जरा, इसका मतलब ये हमारा पी है, ये क्या है? पी। अब जरा ध्यान दो, देखो मैं बता रहा था कि याद करने का तरीका क्या है। देखिए तो ये हमारे पास क्या है? पी। अब देखो आप ऐसा सोचो कि यहाँ पी से पी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्या बच गया? क्यू बच गया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नीचे देखो, अच्छा इसको भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर सेम वही चीज है, तो यहां पर हमारे पास प्रीमाइसेस क्या हो गया? पी इंप्लीकेशन क्यू, और ये दोनों प्रीमाइसेस हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रीमाइसेस हैं, पी इंप्लीकेशन क्यू और पी ना, ये हमारे पास क्या है? प्रीमाइसेस है। देखो व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन इज ट्रू, कंक्लूजन ये है, तो आप यहां पर इसको मैं यहां से हटाता हूं, ये ऐसे लगेगा। देखो प्रीमाइसेस कौन कौन से? ये और ये, तो व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू, तो ये यहां पर इस तरह से आएगा।
अच्छा और चेक करते हैं, देखो P और ये दोनों प्रीमाइसेस हैं, तो ये दोनों कहीं और पे ट्रू है क्या? देखो यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है, यानी कि एक ही रो में ये दोनों के दोनों ट्रू है और उसी रो में आपका कंक्लूजन भी ट्रू है। इसका मतलब दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था ना। मॉडल टॉलरेंस, अब देखो इसमें क्या है, P इंप्लीकेशन Q और नीचे निगेशन Q है। देखो यहाँ पर निगेशन Q है, तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि Q से Q कैंसिल हो गया और हमारे पास देखो यहाँ P बचा, यहाँ निगेशन बचा, तो नीचे आ गया निगेशन P। और ये दोनों के दोनों रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रूल्स बहुत ज्यादा, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है नेक्स्ट हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म, है ना। ये रूल भी बहुत ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन के अंदर, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है, ये आसान है याद करना, P इंप्लीकेशन Q और फिर Q इंप्लीकेशन R। देखो P से स्टार्ट हुआ, Q पे खत्म हुआ, ये Q से स्टार्ट हुआ, R पे खत्म हुआ, तो P इंप्लीकेशन Q, Q इंप्लीकेशन R, तो आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर जो कॉमन वाला पार्ट है वो हट जाएगा, P इंप्लीकेशन R आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, P इंप्लीकेशन R आ जाएगा। चलिए इसको मैं भी आपको प्रूव करके दिखाता हूं, इसको भी हम प्रूव करके दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें इसी तरह से प्रूव करना है। इसलिए देखिए, भले ही ये एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो वहां पर भी आपको ऐसे ही करना होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, अगर मेथड मेंशन होकर के नहीं आता है तो आप ट्रूथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं। अगर वहां पर प्रोपोजिशन वेरिएबल 2 या 3 है, 3 से ज्यादा होंगे तो फिर ट्रूथ टेबल का यूज मत करना, ज्यादा टफ हो जाएगा, टफ नहीं होगा, लेंथी हो जाएगा, है ना। चलो, तो यहां पर कितने प्रोपोजिशन है, 3 है, तो हम ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं P Q R, है ना, P Q R। आगे देखिए, अब देखो P Q R तो हम यहां पर लिख देते हैं, चलिए पहले P Q R लिख देते हैं। तो P Q R 3 वेरिएबल है, तो 4 बार T लिखेंगे, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, गलत कर दिया, 2 बार ट्रू, हाँ 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू और उसके बाद फिर से 2 बार फॉल्स। अब 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पर 2 प्रीमाइसेस हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इन दोनों प्रीमाइसेस को फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे P इंप्लीकेशन Q, उसके बाद हम निकालेंगे Q इंप्लीकेशन R, और कंक्लूजन क्या है, P इंप्लीकेशन R, तो कंक्लूजन भी निकालेंगे, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो P इंप्लीकेशन Q, यानी कि ये रहा P ये रहा Q, पहले P है बाद में Q है, तो TF का कॉम्बिनेशन देखो कहां पर है, ये रहा TF का कॉम्बिनेशन, क्योंकि TF के कॉम्बिनेशन पे F मिलेगा, एक ये है TF का कॉम्बिनेशन, तो यहां पर भी F मिलेगा, बाकी सब T मिलेंगे, तो T T T T T और T। अच्छा QR, ये Q है ये R है, तो यहां पर देखो TF का कॉम्बिनेशन कहां पर है, एक तो TF का कॉम्बिनेशन यहां पर है और TF का कॉम्बिनेशन यहां पर भी है, तो TF पे F मिलेगा, अदरवाइज तो T मिलेगा, तो सब अदरवाइज हो गए। और आगे बढ़ते हैं। नाउ PR, P ये रहा R ये रहा, अब इसमें देखो TF का कॉम्बिनेशन, एक तो TF का कॉम्बिनेशन ये रहा, है ना, हाँ TF का, और एक TF का यहां पर भी है, और कोई तो TF का नहीं होगा, अदरवाइज सब T होंगे, अदरवाइज सब T होंगे, है ना। अब चलो देख लेते हैं। देखो यहीं से हम प्रूव कर सकते हैं, आगे ना जाना चाहें तो आप देखो कैसे। देखिए ध्यान दीजिए, व्हेन प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू। तो देखो पहले प्रीमाइसेस देखो कौन कौन से, एक प्रीमाइसेस ये रहा, एक प्रीमाइस हमारे पास ये रहा, एक ये रहा P इंप्लीकेशन Q और दूसरा है Q इंप्लीकेशन R और कंक्लूजन है PR। तो इसका मतलब जब ये दोनों ट्रू होंगे तो उसको भी ट्रू होना पड़ेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये दोनों यहां पर ट्रू हैं, तो इनका कंक्लूजन भी ट्रू है ना। उसके बाद आगे चेक करो, देखो यहां पर तो नहीं है दोनों ट्रू, यहां पर भी दोनों ट्रू नहीं है, यहां पर भी दोनों ट्रू नहीं है। देखो यहां पर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं, तो आप देख सकते हैं कंक्लूजन भी ट्रू है। उसके बाद यहां पर नहीं है दोनों ट्रू, यहां पर देखो दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं, तो कंक्लूजन भी ट्रू है।
और लास्ट वाले में भी देख सकते हैं कि जब दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू है। देखो ये मेथड ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको इस मेथड में क्या इतनी टेबल बनानी पड़ेगी और नीचे बस आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू, हेंस गिवन आर्गुमेंट इज अ वैलिड आर्गुमेंट। बात समझ में आ गई? देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आएगा करने के लिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए अब ये तो मैंने इतना करा दिया। अब आप अगर टोटोलॉजी वाले मेथड से प्रूव करना चाहते हैं तो टोटोलॉजी भी बना सकते हैं। तो टोटोलॉजी के लिए पहले क्या करते हैं, जो आपको प्रीमाइसेस दिए होते हैं उनके बीच में पहले आप कंजक्शन लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे, दो प्रीमाइसेस है आपके पास, P इंप्लीकेशन Q, P इंप्लीकेशन Q है ना, और Q इंप्लीकेशन R, और दोनों के बीच में क्या करो, कंजक्शन लगा दो, यानी कि P इंप्लीकेशन Q और Q इंप्लीकेशन R दोनों के बीच में कंजक्शन। तो आप जानते हैं कंजक्शन पे T T पे T मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है। तो ये अदरवाइज है, ये भी अदरवाइज है, ये भी अदरवाइज है, ये T T है तो T मिलेगा, ये भी अदरवाइज है, ये T T है तो T मिलेगा, और ये भी T T है तो T मिलेगा। बोला बात समझ में आ गई? अब लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, अब लास्ट वाले में ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, मैं एक काम करता हूं, इस पूरे पार्ट को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल ए, है ना, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो इस पूरे को मैंने मान लिया कैपिटल ए, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल ए इंप्लीकेशन कंक्लूजन कितना था, पी से आर, पी इंप्लीकेशन आर। मैंने यहां पर इस पूरे की जगह ए लिख दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां पर देखो, जरा चेक करते हैं, पी इंप्लीकेशन सॉरी ए इंप्लीकेशन पी आर। तो देखो ये रहा ए और पी इंप्लीकेशन आर ये रहा। अब ध्यान रखना, ए पहले है और ये बाद में है, तो पहले इस कॉलम को देखेंगे, बाद में इसको देखेंगे। तो आप इन दोनों कॉलम में देखिए टी एफ का कॉम्बिनेशन कहाँ है। तो देखो ये तो टी टी का कॉम्बिनेशन है, ये एफ एफ का है, ये एफ टी का है, ये एफ एफ का है, ये टी टी का है, ये एफ टी का है, ये टी टी का है, ये भी यानी कि टी एफ का तो एक भी नहीं है। तो टी एफ का जब एक भी नहीं है तो इसका मतलब अदरवाइज जाएंगे, और अदरवाइज में सारे ट्रू मिलेंगे, अदरवाइज में सब क्या मिलेंगे, ट्रू मिलेंगे। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये टोटोलॉजी है, और अगर ये टोटोलॉजी है तो ये वैलिड आर्गुमेंट है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं ना। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, है ना, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में जब आप इसको यूज करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। देखो P इंप्लीकेशन Q और यहाँ पर R इंप्लीकेशन S है, यानी कि P Q R S सीक्वेंस में है, P Q R S। तो P Q के बीच में इंप्लीकेशन, R S के बीच में इंप्लीकेशन, बीच में कंजक्शन। और दूसरा, ये पहला प्रीमाइसेस हो गया। दूसरा प्रीमाइसेस है P और R, P और R। तो ये जो पूरे के पूरे इन दो प्रीमाइसेस का जो कंक्लूजन आता है ना, वो Q और S आता है। देखो कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें से एक्चुअल में हुआ क्या है, P Q R S। देखो यहाँ पर आ रहा है P और R, ये P और R तो यहाँ आ चुके, बचा क्या, Q और S बचा। तो आप Q और S को नीचे लिख दो, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव डिलेमा, इसमें देखो क्या है, P इंप्लीकेशन Q है, R इंप्लीकेशन S है, यानी कि अगेन पहले के जैसा ही है, P Q R S, बीच में कंजक्शन है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो और था, यहाँ भी और है, लेकिन यहाँ पर बदल गया, ये Q आ गया, ये S आ गया। पहले P और R था, पहले ये और ये था, अब ये दोनों आ गया, लेकिन दोनों के साथ निगेशन है। तो अब देखो Q आ चुका, S आ चुका निगेशन में, तो अब Q और S तो आ चुका, बचा क्या, P और R, P और R नीचे आ जाएगा निगेशन में। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल ये 10 रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस होते हैं, और ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आपका मॉडस वाले हैं दोनों के दोनों, है ना, ये जो दोनों के दोनों है, मॉडस पोनेन और मॉडस टॉलन, ये तो कई बार 2-2 नंबर में भी पूछे गए हैं, है ना। और 1-2 बार ये सारे के सारे रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस लिखने के लिए आए हैं 10 मार्क्स में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में। इस बार तो आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 7 मार्क्स में आएगा, लेकिन इससे पहले तक 10 मार्क्स में आता था। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो ये अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया ये क्या था, हमने थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंसेस को समझ लिया, है ना, किसी भी आर्गुमेंट को हम वैलिड कब कहते हैं और कब इनवैलिड कहते हैं ये हमने समझ लिया। उसके बाद हमने जो रूल्स होते हैं इन्फ्रेंसेस के उनको समझ भी लिया, उनको प्रूव भी कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट, है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन
दोनों मेथड से कराऊंगा, ट्रूथ टेबल के मेथड से भी और रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस के मेथड से भी। तो आप देखेंगे कि अगर आप रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस को याद कर लें तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, लेकिन याद कर लें तब। ट्रूथ टेबल वाला मेथड तो आपको आता ही है पहले से, बट ट्रूथ टेबल वाले मेथड का ड्रॉबैक जो है ना वो यही है कि अगर वेरिएबल 3 से ज्यादा हो गए तो ट्रूथ टेबल वाला मेथड बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। यहां पर देखो, सो दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज वैलिड, देखो यहां पर ये आर्गुमेंट लिखा हुआ है और हमें ये प्रूव करना है कि ये आर्गुमेंट क्या है, वैलिड है। कैसा आर्गुमेंट है, वैलिड है। देखो, तो पहला हम इसको ट्रूथ टेबल के मेथड से करते हैं, है ना। तो ये यहां पर मैं पहले अप्लाई करने जा रहा हूं इसमें फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम इसको प्रूव करते हैं बाय, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, बाय ट्रूथ टेबल ना। मैं इसको ट्रूथ टेबल से प्रूव करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, बाय ट्रूथ टेबल। देखिए ट्रूथ टेबल से कैसे प्रूव होगा कि ये आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है। तो ट्रूथ टेबल में भी दो तरीके हैं प्रूव करने के, है ना, दो तरीके हैं, एक टोटोलॉजी वाला और एक बिना टोटोलॉजी वाला। तो चलिए मैं टोटोलॉजी वाला कर देता हूं, दोनों बता दूंगा, टोटोलॉजी वाले से मैं कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, अबव आर्गुमेंट इज वैलिड, अबव आर्गुमेंट इज वैलिड, ये जो आर्गुमेंट होगा ये वैलिड होगा, अबव आर्गुमेंट इज वैलिड इफ, देखिए कब होगा, ध्यान दीजिएगा, अबव आर्गुमेंट इज वैलिड इफ, देखो यहां पर कितने प्रीमाइसेस है, दो, दोनों का कंजक्शन कर दो, P और Q का कंजक्शन करेंगे इंप्लीकेशन P के साथ में, और ये जो आएगा कंजक्शन करने के बाद इसका इंप्लीकेशन लेंगे कंक्लूजन के साथ में, और ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट बना है, अगर ये इज अ टोटोलॉजी, अगर आप ये प्रूव कर दें कि ये टोटोलॉजी है तो गिवन आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो कितने वेरिएबल है यहाँ पर, दो प्रोपोजिशन वेरिएबल है P और Q, तो इनकी चॉइस पहले बना लेते हैं, P और Q, तो 2 बार T आएगा और फिर 2 बार F आएगा, T F T F, तो P और Q हमारे पास आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, निगेशन P भी निकाल लेते हैं, निगेशन P, निगेशन P का निगेशन, निगेशन में आप जानते हैं T का F बनेगा और F का T बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रीमाइसेस हमारा P और Q, तो P और Q को निकाल लेते हैं, यानी कि P और डिसजंक्शन Q। तो P और Q में और करना है, तो देखो सीधी सी बात है, F पर F मिलेगा, अदरवाइज T मिलेगा, तो बाकी तीनों जगह क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रीमाइसेस हैं, एक तो P और Q ये रहा, और दूसरा प्रीमाइसेस है निगेशन P, है ना। और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, ये आपका कंक्लूजन है, ये दोनों प्रीमाइसेस हैं। बात समझ में आ रही है ना, मैं इनको चलिए नीचे लिख देता हूं। देखो ये आपका प्रीमाइसेस है, ये भी प्रीमाइसेस है, और ये आपका कंक्लूजन है Q। देखो एक तरीका तो ये है कि जब आपके सारे प्रीमाइसेस T हो तो कंक्लूजन भी T होना चाहिए, तो व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू तो कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू। चेक करते हैं, देखो ये दोनों प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइसेस केवल एक ही जगह पर दोनों के दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं जहां पर प्रीमाइसेस ट्रू है वहां पर कंक्लूजन भी ट्रू है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस लाइन को ना लिखें, जो मैंने ऊपर लिखा ना इसको ना लिखें, और इतनी ही टेबल बनाए जितनी टेबल मैंने बना रखी, इन दोनों को हटा दें, और नीचे क्या लिख दें, आप नीचे लिख दें कि सिंस व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू देयरफॉर द गिवन आर्गुमेंट इज अ वैलिड आर्गुमेंट। कितना आसान हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम ज्यादा है ना, तो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। कैसे, आप अब क्या करें, पहले जो प्रीमाइसेस दे रखे हैं उनका कंजक्शन निकाल लें। तो मैं यहां पर कंजक्शन निकालने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। P और Q एक प्रीमाइसेस तो ये हो गया, इसका कंजक्शन मैं निकालूंगा निगेशन P के साथ में। देखो P और Q ये रहा, निगेशन P ये रहा, दोनों के बीच में कंजक्शन करेंगे। आप जानते हैं कंजक्शन पे TT पे T मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है, तो यहाँ पर TT या T मिलेगा, अदरवाइज सभी जगह पर फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। देखिए आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें कुछ सीखना नहीं है, सीधे क्वेश्चन करने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, और वो क्वेश्चन कराएंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारे पास आ गया नाउ। अब हमें क्या प्रूव करना है, इसको टोटोलॉजी प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, इसको टोटोलॉजी प्रूव करना है ना, तो इस वाले पार्ट को पूरा आएगा नहीं, चलिए लिख देता हूं, आएगा पूरा, आ जाएगा। देखिए जरा, P और Q और इसका कंजक्शन हमने किया निगेशन P के साथ में, है ना, ये पूरा का पूरा आ गया निगेशन P और इम्प्लीकेशन Q। इसको निकालते, देखो यहां पर पहले आपका कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम है, बाद में Q वाला कॉलम है, यानी कि आपको क्या करना है, इस कॉलम में और इस कॉलम में इंप्लीकेशन लगाना है। ध्यान रखना, पहले ये कॉलम लेंगे, बाद में ये लेंगे, और इंप्लीकेशन में TF पे F मिलता है, तो पहले चेक करो क्या इनमें TF है। देखो TF, यहाँ T देखना है और यहाँ F देखना है, तो यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यानी कि TF का एक भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सब अदरवाइज मिलेंगे। तो अदरवाइज क्या मिलेंगे, T। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो सारे T मिल गए, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। और अगर ये टोटोलॉजी है तो गिवन आर्गुमेंट क्या है, वैलिड है। तो आप नीचे लिख देंगे हेंस गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड, हेंस गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। तो देखिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब आप ट्रूथ टेबल का यूज करते हैं ना, तो आप केवल ये यहां पर ऐसे बॉक्स बना दे और नीचे लिख दे कि सिंस व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू, कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू, देयरफॉर द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रूथ टेबल से, है ना, ये तो हो गया हमारा ट्रूथ टेबल का मेथड। अब मैं यहां पर यूज करूंगा बाय रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस, बाय रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस। अब यहां पर हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस का यूज करेंगे, और रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए, तो हमारे पास जो वैलिड जो आर्गुमेंट है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आर्गुमेंट है P और Q, और बहुत सारे स्टूडेंट को तो समझ में आ भी गया होगा, है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे निगेशन P, निगेशन P, P और Q, निगेशन P, और यहाँ पर Q है। यहाँ पर क्या है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रीमाइसेस लिखे, ये निगेशन P और ये निगेशन Q आ गया, है ना। और अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे above argument is valid, above argument is valid by। अब जरा वापस चलते हैं, ये जो लिखा है ना, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं शायद कहीं, देखो जरा, P और Q निगेशन P, वापस चलो, P और Q निगेशन P, ये तो एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली यही लिखा है। तो हमें इसमें प्रूव ही नहीं करना कुछ भी, हमें क्या करना है, हमें यहां पर लिखना अबव आर्गुमेंट इज वैलिड बाय डिसजंक्शन साइलोगिज्म, बस हो गया सॉल्यूशन। अबव आर्गुमेंट इज वैलिड बाय डिसजंक्शन साइलोगिज्म। अब बताइए कौन सा मेथड आसान है। अगर आपको रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस याद है तो आप बता देंगे कि यहां पर कौन सा रूल लगा है, और ये प्रूफ हो गया। अबव आर्गुमेंट क्या है, वैलिड है। मतलब ये अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ऐसा नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो इतना छोटा ये क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ कितना काम करना पड़ा आपको, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये हमारा हो गया बाय रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस, और ये हो गया बाय ट्रूथ टेबल। तो मैंने 2 मेथड से इस क्वेश्चन को आपको कराया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको भी हम 2 मेथड से ही करेंगे। देखिए, so that the argument, देखो ये आर्ग्यूमेंट है, इसमें 3 प्रीमाइसेस है, 1 2 और 3 प्रीमाइसेस है, और ये आपका कंक्लूजन है, यानी कि 3 प्रीमाइसेस और 1 है कंक्लूजन। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं ट्रूथ टेबल से, है ना। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं बाय ट्रूथ टेबल। पहला मेथड हमारा ट्रूथ टेबल का। देखिए, ट्रूथ टेबल से अगर आप इसको प्रूफ करते हैं तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, देखो 3 प्रीमाइसेस है, तीनों का कंजक्शन ले लो, P कंजक्शन P इंप्लीकेशन Q कंजक्शन Q इंप्लीकेशन R। देखो P कंजक्शन P इंप्लीकेशन Q कंजक्शन Q इंप्लीकेशन R। देखो सभी प्रीमाइसेस का कंजक्शन ले लिया, फिर इंप्लीकेशन लगाओ, और
कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है आर, तो यहां पर लिखेंगे आर, है ना। तो बाय ट्रूथ टेबल अबव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ, तो यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे अबव आर्ग्यूमेंट is valid, above argument is valid if, above argument is valid if, ये जो स्टेटमेंट बनेगा ये टोटोलॉजी होगा, इज टोटोलॉजी। बोलो बात समझ में आ गई, स्टार्ट करते हैं। कितने वेरिएबल है, 3 है, तो पी क्यू आर लेना पड़ेगा, पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, 3 वेरिएबल है ना, तो पी क्यू आर, तो यहां पर मैं ले लेता हूं P, यहाँ Q, यहाँ R। उसके बाद हमारे पास प्रीमाइसेस देखो क्या क्या है, एक तो P है, P तो ये रहा हमारे पास प्रीमाइसेस। दूसरा प्रीमाइसेस क्या, P इम्प्लीकेशन Q, तो यहाँ पर हम P इम्प्लीकेशन Q निकाल लेंगे, Q इम्प्लीकेशन R भी है तो यहाँ निकाल लेंगे, है ना। चलिए इतना काम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 बार ट्रू, 1 2 3 4, 4 बार फॉल्स, 1 2 3 4, फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू एंड 2 बार फॉल्स। उसके बाद 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स। अब P इम्प्लीकेशन Q, P और Q ये रहा, TF का कॉम्बिनेशन देखना है, तो देखो ये TF का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो TF के कॉम्बिनेशन पे F मिलेगा, यहाँ पर भी मिल रहा है, और कोई तो TF का कॉम्बिनेशन नहीं है तो अदरवाइज T मिलेगा, T T T T। आगे चलते हैं, Q इम्प्लीकेशन R, ये Q ये R। अब देखो यहाँ पर TF का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो F हो गया, और कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है तो ये भी F हो गया, और कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, बाकी अदरवाइज हो गए सब। तो T T T T T एंड T। आगे बढ़ते हैं, देखो हमने प्रीमाइसेस भी लिख दिए और कंक्लूजन भी आ चुका। अब देखो, अब यहां पर इतने से भी काम चल सकता है आपका, कैसे, आप बाय ट्रूथ टेबल ऊपर हेडिंग डालो, ये लाइन आप मत लिखो, इतनी टेबल बनाओ बस। अब देखो यहाँ पर प्रीमाइसेस कौन कौन से हैं, प्रीमाइसेस है यहाँ पर, एक तो P, देखो एक तो ये है प्रीमाइसेस आपका P, सॉरी ध्यान दीजिएगा, एक प्रीमाइसेस तो आपका ये है P, दूसरा प्रीमाइसेस आपका क्या है, P इम्प्लीकेशन Q, एक प्रीमाइसेस ये है आपका प्रीमाइस, और एक क्या है QR है। ये तीनों के तीनों प्रीमाइसेस हैं आपके पास, है ना। और आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट आपके पास R है, तो मैं एक काम करता हूँ, आर्गुमेंट को थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, ये लीजिए व्हाइट ले लो, ये आपके पास आर्गुमेंट है। तो आपको क्या देखना है कि व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू, आर्गुमेंट इज आल्सो ट्रू। तो पहले इन तीनों प्रीमाइसेस को देखो कहां पर ये तीनों ट्रू हैं। देखो ये पहली बार में तीनों ट्रू है, पहली रो में, इसका मतलब यहां पर जरा ध्यान से देखो कि व्हेन प्रीमाइसेस आर ट्रू, क्या आर्गुमेंट, सॉरी प्रीमाइसेस जब ट्रू है तो क्या कंक्लूजन भी ट्रू है, चेक करो। देखो प्रीमाइसेस ट्रू है, 3 प्रीमाइसेस हैं, ये और ये तीनों ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और चेक करो, देखिए और कहां पर तीनों प्रीमाइसेस ट्रू है, यहां पर नहीं है तीनों ट्रू, यहां पर भी तीनों ट्रू नहीं है, यहां भी तीनों ट्रू नहीं है, यहां पर भी तीनों ट्रू नहीं है, यहां पर भी तीनों ट्रू नहीं है, यहां पर भी तीनों ट्रू नहीं है, और यहां पर भी तीनों ट्रू नहीं है। यानी कि पहली रो ऐसी है जहां पर तीनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं और साथ ही साथ उनका कंक्लूजन भी क्या है, ट्रू है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर लिखेंगे बाय ट्रूथ टेबल, इस लाइन को हटा देंगे, इतनी टेबल बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे व्हेनेवर प्रीमाइसेस आर ट्रू, कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू, देयरफॉर द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड आर्गुमेंट। ठीक है ना। लेकिन अगर आप पूरा करना चाहते हैं, टोटोलॉजी निकालना चाहते हैं, है ना, टोटोलॉजी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो तो आपको फाइंड करना आता ही है ना। तो आगे का पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं, आगे का पार्ट आप अपने आप कर लेंगे क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। और मुझे लगता है टोटोलॉजी बनाना सबको आता है क्योंकि टोटोलॉजी टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन टोटोलॉजी के किए थे। तो आगे का पार्ट इसका आप अपने आप कर लेंगे। हम चलते हैं सेकेंड मेथड पे। नाउ बाय द रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस, by the rules of inferences, by the rule of inferences। चल अब यहां पर हम इन्फ्रेंसेस के रूल लगाते हैं और देखते हैं कैसे होगा। देखो यहां पर हमारे पास एक प्रीमाइसेस P है और एक प्रीमाइसेस P इम्प्लीकेशन Q है। पहले दोनों प्रीमाइसेस को लेते हैं,
देखिए पहला स्टेप देखिए क्या होगा हमारा। फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लेते हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू। अब दूसरे वाले को आप पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पी इम्प्लीकेशन क्यू और यहाँ पर लेते हैं पी। देखिए दो प्रीमाइसेस हमने लिए, और क्यों लिए, दो ही क्यों लिए हमने, नेक्स्ट वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन दोनों से हमारा क्या बन रहा है, रूल बन रहा है। कौन सा रूल बन रहा है, पी से पी कैंसिल, क्यू बचेगा। लेकिन आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि कौन सा रूल आपने यहां पर लगाया है। तो यहां पर आप रूल का नाम लिखेंगे, कौन सा रूल है ये, मॉडस पोनेंस। देखिए मॉडस पोनेंस पी क्यू पी, तो ये बचा क्यू, तो आप लिख देंगे यहां पर बाई मॉडस पोनेंस। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय मॉडस पोनेंस, या रूल ऑफ डिटैचमेंट भी लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां से अगला क्या है, क्यू आर। देखो मैं नेक्स्ट लेता हूं क्यू आर, दूसरा स्टेप क्यू इंप्लीकेशन आर। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये वाला इंप्लीकेशन ले लिया, क्यू आर ले लिया, लेकिन इन दोनों से जो मिला हमें वो क्या मिला, क्यू। तो इस क्यू को भी तो आगे लेके जाना है, क्योंकि इन दोनों की जगह हम क्यू लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एक प्रीमाइसेस क्यू हो गया और एक प्रीमाइसेस ये हो गया, तो यहां पर मैंने लिख दिया क्यू। और अब देखो एक चीज देखो, ये क्यू आर है तो ये सेम ही तो है भाई, यहाँ पर पी क्यू था, यहाँ क्यू आर का कॉम्बिनेशन है तो एग्जैक्टली सेम ही। तो यहाँ पर क्यू से क्यू कट जाएगा, आप ऐसा सोच सकते हैं, और बचेगा क्या, आर बचेगा। लेकिन आपको रीजन बताना पड़ेगा फिर से, बाय मॉडस पोनेंस। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब आपके पास आ गया आर। क्या कोई प्रीमाइसेस आपके पास बचा, क्या नहीं बचा। आपने तीनों प्रीमाइसेस को यूज कर लिया और आपका कंक्लूजन क्या आया, आर। और आर ही आपका गिवन कंक्लूजन भी है। देखो लेफ्ट में आपको जितने भी प्रीमाइसेस दिए होते हैं ना, अगर सारे प्रीमाइसेस को यूज करके अगर आपका कंक्लूजन आ जाता है, तो इसका मतलब गिवन आर्गुमेंट क्या है, वैलिड है। बस इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, हेंस गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, थोड़ा कंजेस्टेड आज शायद ज्यादा हो गया ना, हेंस गिवन आर्गुमेंट, हेंस गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। तो हमारा गिवन आर्गुमेंट क्या हो गया, वैलिड हो गया। क्यों, क्योंकि जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन हमारे पास जो आर आया वही कंक्लूजन है। क्योंकि जरा लास्ट लाइन पर ध्यान देंगे, एक लाइन पर जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये वाली लाइन, एनी कंक्लूजन विच इज अराइव्ड बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस। अगर आपका कोई कंक्लूजन आता है, कैसे आता है, रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस का यूज करके या रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस को फॉलो करके, इज कॉल्ड अ वैलिड कंक्लूजन। तो आपका अगर जो कंक्लूजन है वो रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस के हेल्प से आ जाता है, तो वो कंक्लूजन आपका वैलिड होगा। और अगर कंक्लूजन वैलिड हुआ तो आपका आर्गुमेंट भी वैलिड होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़े, और एक और क्वेश्चन है ना, ये रहा हमारे पास। अब देखिए एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, अभी तक मैंने आपको जो दो क्वेश्चन कराए वहां पर आपको आर्गुमेंट की सिंबॉलिक फॉर्म दी गई थी। अब इस क्वेश्चन में आर्गुमेंट की सिंबॉलिक फॉर्म नहीं दी गई है ना। आपको ये लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़ के आपको इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनानी। याद करिए जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, वहां पर हमने प्रपोजिशन की सिंबॉलिक फॉर्म लिखना सीखा था। तो एक्चुअल में ये जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है वर्ड लैंग्वेज फॉर्म में, यहाँ पर भी क्या प्रपोजिशन है। पहले इन सभी प्रपोजिशन को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। और याद करिए पहले लेक्चर में हमने प्रपोजिशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना सीखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। देखो यहां से ये आर्गुमेंट शुरू हो रहा है, हमें इसकी वैलिडिटी को चेक करना है। यहां पर कुछ प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। देखिए इफ अ मैन इज बैचलर, इसका मतलब एक प्रपोजिशन तो ये हो गया है ना, ये क्या हो गया हमारा पहला प्रपोजिशन हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट जो पहला प्रपोजिशन है उसको हम P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, है ना। अब यहां पर चलिए P इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया हमारा, ये मैन इज अ बैचलर है ना। तो मैन इज अ बैचलर को हमने क्या मान लिया, P प्रपोजिशन मान लिया। मैन इज अ, है ना, मैन इज अ बैचलर। बोलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ही इज वरीड, यानी कि मैन इज वरीड,
तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रोपोजिशन हो गया। तो यहां पर क्यों हम मान लेते हैं, मैन इज वरीड लिख दो या ही इज वरीड लिख दो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। बस ये है कि हाँ है वही चीज जैसे इंग्लिश में होता है, लेकिन उतना ज्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ही इज वरीड। नेक्स्ट देखिए, इफ अ मैन इज वरीड, अब यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है ना, इफ अ मैन इज वरीड। अब देखो ये जो इफ ए मैन इज वरीड लिखा है, ये तो वापस यही आ गया ना, ही इज वरीड, यानी कि ये चीज रिपीट हो गई। इफ ए मैन इज वरीड है ना, तो ये तो वरीड वाला सेंटेंस आ गया। ही डाइज यंग, यानी कि नेक्स्ट प्रोपोजिशन ये है, ये वाला प्रोपोजिशन तो रिपीट हो रहा है ना, ही डाइज यंग। तो इसको हम मान लेते हैं आर, तो आर क्या हो गया, ही डाइज यंग। देयरफॉर बैचलर डाई यंग। अब जरा यहां पर ध्यान देना, जब आपको कभी भी देयरफॉर, दस, मतलब इस तरह के जब आपको वर्ड मिलेंगे, तो उसके बाद जो लिखा होगा ना वो कंक्लूजन होगा। देखो ये प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइसेस है, ये भी प्रीमाइसेस है ना, ये भी प्रीमाइसेस है, लेकिन ये कंक्लूजन है। देयरफॉर के बाद जो लिखा होगा वो क्या होगा, कंक्लूजन होगा, है ना। तो अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हमने प्रीमाइसेस को लिया है ना, और ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, अभी तक हमने सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखा है, अभी तक तो हमने यहाँ पर प्रीमाइसेस को सर्च किया कि कौन कौन से प्रीमाइसेस हैं। अब देखो, अब मैं इसको लिखता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में। देखिए देखो पहले क्या लिखा है, इफ ए मैन इज बैचलर, इफ ए मैन इज बैचलर, इसको हमने पी माना है। इफ ए मैन इज बैचलर, इसको हमने क्या माना है, प्रीमाइसेस पी। ही इज वरीड, और इसको माना हमने क्यू। अब जरा देखो यहाँ पर इफ और देन वाला स्टेटमेंट आ रहा है। इफ देखो भले यहाँ पर देन नहीं लिखा, लेकिन जब इफ आ जाता है तो इफ और देन ही कंसिडर्ड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका पहला प्रीमाइसेस है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका फर्स्ट प्रीमाइसेस है, फर्स्ट प्रीमाइसेस वो क्या है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट प्रीमाइसेस है पी इंप्लीकेशन क्यू। इफ ए मैन इज बैचलर ही इज वरीड, तो पी इंप्लीकेशन क्यू पहला प्रीमाइसेस हो गया। नाउ सेकंड प्रीमाइस, सेकंड देखते हैं, ये तो फर्स्ट प्रीमाइस होगा। अब आगे चलते हैं, तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है देखो। इफ ए मैन इज वरीड, देखो फिर से इफ और देन वाला आ रहा है। इफ ए मैन इज वरीड, वरीड के लिए हमने क्या यूज करा, क्यू, तो हम यहां पर लेंगे क्यू। क्या लेंगे यहां पर, क्यू, क्योंकि इफ और देन आ रहा है तो फिर से इंप्लीकेशन आएगा। इफ ए मैन इज वरीड, इफ ए मैन इज वरीड ही डाइज यंग, और हमने डाइज यंग के लिए क्या लिया, आर, तो ये हो जाएगा क्यू इंप्लीकेशन आर। बोलो बात समझ में आ गई, क्यू इंप्लीकेशन आर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, हाँ, देयरफॉर बैचलर डाई यंग, इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों प्रीमाइसेस हो गए। अब हम इसका कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी ना। कंक्लूजन क्या है, बैचलर डाई यंग, यानी कि यहां पर बैचलर वाला स्टेटमेंट भी आ गया और यंग वाला स्टेटमेंट भी आ गया, तो इसका मतलब पी इंप्लीकेशन आर। तो यहां पर कंक्लूजन क्या बना हमारा, पी इंप्लीकेशन आर। तो मेरे ख्याल से आपको देखते ही याद आ गया होगा कि अगर आप इसको रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस से करते हैं, तो यहां पर आपका हाइपोथेटिकल साइगोलिज्म अप्लाई हो रहा है। आपको डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख देना है ना, डायरेक्ट क्या करना है, एक लाइन में आंसर लिख देना है। देखो वापस चलते हैं, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, पी आर होगा हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म। बस आप क्या लिख देंगे कि अबव स्टेटमेंट इज वैलिड, अबव, यहां पर आप लिखेंगे, देखिए अब आंसर कैसे लिखेंगे, अबव स्टेटमेंट इज वैलिड, अबव स्टेटमेंट इज वैलिड बाय hypothetical साइलोगिज्म ना, ये लिख देंगे। अब देखो सॉल्यूशन हो गया पूरा। ये क्या है, यही इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आप इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं, अगर आप इसमें लगाते हैं रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस, तो ये तो हो गया बाय रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस से। ये किससे हो गया, बाय रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस से। चलिए मैं आपको ट्रूथ टेबल से भी करा देता हूं। देखिए ट्रूथ टेबल से क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पर तीन ही प्रोपोजिशन वेरिएबल है पी क्यू आर, तो ट्रूथ टेबल से भी आप इसको कर सकते हैं।
तो मैं इसको अब ट्रुथ टेबल से बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो कितने यहाँ पर प्रोपोजिशन वेरिएबल है? 3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा P। अब यहाँ पर मैं ऊपर पहले लिख देता हूं बाय ट्रुथ टेबल। ये तो हो गया बाय रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस से, और यहां पर मैं इसको करने जा रहा हूं बाय ट्रुथ टेबल। अब देखें जरा P Q R, तो पहले यहां पर P Q R का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो 4 बार T, 1 2 3 4, 4 बार फॉल्स, 1 2 3 4, 2 बार T। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दो मेथड से करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे के सारे मेथड हम क्वेश्चन हम दो मेथड से करेंगे। अब आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें या तो हम ट्रुथ टेबल लगाएंगे या रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस लगाएंगे, सब नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। बस मैंने आपको समझाना चाहता था दोनों मेथड को, वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 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 बार फॉल्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें यहाँ पर, मैं इनको उधर लिख गया, चलिए लिख लेते हैं। तो हमारे पास दो प्रोमाइसेस हैं, P इंप्लीकेशन Q, Q इंप्लीकेशन R, और कंक्लूजन है P इंप्लीकेशन R, है ना। तो ये हमारे पास यहां पर है, इसको यूज हम कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से ना, तो हमें क्या चाहिए? P इंप्लीकेशन Q चाहिए, फिर Q इंप्लीकेशन R चाहिए। P इंप्लीकेशन Q, Q इंप्लीकेशन R, और P इंप्लीकेशन R। अब जरा ध्यान से देखो ना, P इंप्लीकेशन Q, P और Q ये रहा, TF पे F मिलेगा। तो देखो यहाँ पर TF यहाँ पर है और ये TF है, बाकी सब T मिलेंगे। T T T T T T। बोलो बात समझ में आ गई? Q R, Q ये रहा, R ये रहा, यहाँ पर देखो TF का कॉम्बिनेशन। तो एक तो ये रहा TF का कॉम्बिनेशन, TF TF TF, एक ये रहा TF का कॉम्बिनेशन, और कोई TF का कॉम्बिनेशन नहीं है, बाकी सब T के कॉम्बिनेशन, T मिलेंगे। T T T T और T, और लास्ट में भी T। नाउ P R, P ये रहा, R ये रहा, TF का कॉम्बिनेशन ढूंढो। एक तो ये है TF का कॉम्बिनेशन, और एक ये है TF का कॉम्बिनेशन, अदरवाइज सब T मिलेंगे। तो यहाँ पर भी T, 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 यहाँ पर। तो इतनी टेबल बना के भी आपका काम चल सकता है। देखो कैसे, whenever premises are true, conclusion is also true। तो यहाँ पर चेक करो प्रीमाइसेस कौन से हैं और कंक्लूजन कौन से हैं, ये तो आपको मालूम ही है। प्रीमाइसेस कौन कौन से हैं? P इंप्लीकेशन Q है और Q इंप्लीकेशन R है, ये दोनों प्रीमाइसेस हैं, ये दोनों प्रीमाइसेस हैं, और ये आपका कंक्लूजन है। तो whenever premises are true, conclusion is also true। देखो चेक करो, यहाँ पर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू है ना। यहाँ पर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू ही नहीं है तो चेक नहीं करेंगे, यहाँ भी दोनों ट्रू नहीं है नहीं चेक करेंगे, यहाँ भी दोनों ट्रू नहीं है नहीं चेक करेंगे। देखो whenever premises are true, conclusion is also true। और लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि whenever premises are true, conclusion is also true। तो आप इसके आगे लास्ट में लाइन लिख देंगे कि whenever premises are true, conclusion is also true, therefore the given argument is a valid argument। और टोटोलॉजी बनाना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे? इन दोनों का करेंगे कंजक्शन, है ना। पहले आप क्या करेंगे? P इंप्लीकेशन Q और Q इंप्लीकेशन R, इन दोनों का करेंगे कंजक्शन। P इंप्लीकेशन Q, Q इंप्लीकेशन R, दोनों का कंजक्शन करिए तो देखो T T पे T मिलेगा, तो यहाँ पर T T पे T मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर भी T T पे T मिलेगा, और यहाँ लास्ट में दोनों T T पे T मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ये फॉल्स मिलेगा, ये फॉल्स मिलेगा, और ये भी फॉल्स मिलेगा, और बाकी सब हो गए टी ना। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो पूरा का पूरा लिखा है ना, इसको मान लेते हैं ए। इसको क्या मान लेते हैं? इसको पूरे ब्रैकेट को ए मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। इस पूरे ब्रैकेट को ए मान लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा ए इंप्लीकेशन, कंक्लूजन है हमारा पी इंप्लीकेशन आर। तो आपको क्या करना है? इसका इंप्लीकेशन करना है इसके साथ में, पी इंप्लीकेशन आर के साथ में। पी इंप्लीकेशन आर ये रहा, यानी कि पहले इस कॉलम को लेंगे और इसको लेंगे। टीएफ का कॉम्बिनेशन देखो, आपको एक भी कॉम्बिनेशन टीएफ का नहीं मिलेगा। देखो टीडी है, एफएफ है, एफटी है, टीएफ नहीं है, एफएफ है, टीडी है, एफटी है, टीडी है, टीटी है, यानी कि टीएफ का एक भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अदरवाइज में आ गया, तो अदरवाइज में सब टी मिलेंगे। देखिए थोड़ा सा ये नोट्स आप ठीक करके बना लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में थोड़ा सा कंजेस्टेड ज्यादा हो गया है ना।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहां तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, तीनों ही क्वेश्चन में वेरिएबल या तो 2 थे या 3 थे, तो आप दोनों मेथड से कर सकते थे, ट्रूथ टेबल से भी और रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस से भी। तो अगर 2 या 3 वेरिएबल हैं तो आपके पास दोनों चॉइस है, आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन में अगर मेथड मेंशन नहीं है तभी आपके पास दोनों चॉइस हैं। अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन है, रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस, तो आप रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस से ही करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट द आर्गुमेंट, देखो यहां पर आर्गुमेंट देखो, ये आर्गुमेंट है, इसमें पहला प्रीमाइसेस, ये दूसरा प्रीमाइसेस है ना, इसमें आपके पास एक प्रीमाइसेस, दूसरा प्रीमाइसेस, तीसरा प्रीमाइसेस और ये फोर्थ प्रीमाइसेस और ये फिफ्थ, यानी कि आपको यहां पर 5 प्रीमाइसेस दे रखे हैं और कंक्लूजन आपके पास ये है टी। वेरिएबल चेक करो जरा, पी वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, एस वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, टोटल 5 वेरिएबल हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रूथ टेबल के मेथड से करने जाएंगे तो आपको 32 रो बनानी पड़ेगी, क्योंकि चॉइस हो जाएंगे 32 चॉइसेस का मतलब है कि आपकी जो ट्रूथ टेबल है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी एग्जामिनेशन की कॉपी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो आपको कॉपी मिलती है उसमें ये ट्रूथ टेबल आ नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही? यानी कि आपको 2 कंसेक्यूटिव पेज कम से कम यूज करने पड़ेंगे, तब जाके ट्रूथ टेबल आएगी। इसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। गलत तो नहीं होगी क्योंकि आसान है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो यहां पर भले ही मेथड मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप यहां पर रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को ही अप्लाई करें, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए आप रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस की हेल्प से इसको करें, और रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस की हेल्प से ये बहुत छोटा हो जाएगा। ये देखो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन यहाँ पहले से लिखा हुआ मैंने, बस मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ। पहला प्रीमिसेस है पी क्यू, पी इंप्लीकेशन क्यू, दूसरा है क्यू आर, देखो यहीं से, और तीसरा है आर एस। अगर आप ध्यान दो, मैं आपको इसको साइड में समझा देता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, पहले 2 प्रीमाइसेस ले लेता हूं, पी इंप्लीकेशन क्यू और क्यू इंप्लीकेशन आर। क्यू इंप्लीकेशन आर, आप जानते हैं यहां पर आपका हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म वाला जो रूल है वो लग जाएगा, और आपको क्यू से क्यू कट जाएगा। मिलेगा क्या आपके पास, आपको मिलेगा पी इंप्लीकेशन आर, और यहां पर लिख देंगे बाय हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म। देखो ये लिखा है ना, देखो ये पी क्यू है, ये तो गिवन थे। अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों का यूज करा। देखो यहां लिखा ना हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म यूजिंग 1 और 2, तो 1 और 2 में हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म लगाया और पी आर मिल गया। ठीक है ना, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप पे चलता हूं मैं, यहां पर आप, चलिए मैं लिख भी देता हूं, बाय हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है पी आर। देखो ये जो आया इसी का मैं यूज करता हूं, जो हम निकाल चुके उसी का यूज करेंगे। देखिए ना, ये हमारे पास है पी इंप्लीकेशन आर, और उसके बाद देखो ये पी इंप्लीकेशन आर आ चुका, और एक और हमारे पास प्रीमाइसेस है आर एस, और मैं यहां पर ले लेता हूं आर एस। अगेन आपका हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म लग जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा पी इंप्लीकेशन एस। अगेन आप क्या लिखेंगे यहां पर, हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म, है ना। तो यहां पर अगेन आपका रीजन जो है वो सेम रहेगा, ऊपर वाला ही, हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं यहां पर तीसरे स्टेप पर चलता हूं। देखो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि जो गिवन प्रीमाइसेस है, वन, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, 5 प्रीमाइसेस गिवन है। आप स्टार्टिंग में पहले पांचों के पांचों गिवन प्रीमाइसेस को लिख दीजिए, उसके बाद आप इस तरह से कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा भी कर रहे हैं और ऐसा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। या तो आप ऐसे लिख दें या आप ऐसे लिख दें, ठीक है ना। ये मैं केवल आपको समझा रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं है। देखो आगे नाउ, अब हमारे पास यहां से हमें ऊपर से क्या मिला, हमें ऊपर से हमें मिला पी इंप्लीकेशन एस। नेक्स्ट गिवन प्रीमाइसेस क्या था, नेक्स्ट गिवन प्रीमाइसेस था निगेशन एस, और मेरे ख्याल से निगेशन एक्स, और यहां से एस कट जाएगा, और ये आपको मिलेगा निगेशन पी।
कौन से रूल से? मॉडस टॉलेंट, बाय मॉडस टॉलेंट, बाय मॉडस टॉलेंट, है ना। मॉडस टॉलेंट मेथड यहां पर आपका लग जाएगा। मॉडस, बोलो बात समझ में आ गई? बाय मॉडस टॉलेंट से आप इसको इस तरीके से निकाल सकते। ना स्टेप नंबर 4, अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे। देखिए फोर्थ स्टेप क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पर निगेशन P आ चुका और आपका गिवन प्रीमाइसेस में P और T बचा है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? P इम्प्लीकेशन T, P और इम्प्लीकेशन नहीं है, P और T है, यानी कि डिसजंक्शन है। P डिसजंक्शन T और यहाँ पर आपको मिल रहा है इम्प्लीकेशन P, यानी कि यहाँ पर अगेन आपको फिर से एक रूल लग गया, मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर से एक रूल लग गया, दैट इज डिसजंक्शन साइलोगिज्म। और जब यहाँ पर आप डिसजंक्शन साइलोगिज्म लगाएंगे तो P से P कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? T बचेगा। क्या बचेगा? T, और T ही तो आपका कंक्लूजन है। इसका मतलब यहां से आपने रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस को लगाया और आपने कंक्लूजन T को ड्रॉ कर लिया, है ना, और आपको कंक्लूजन T दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, हेंस द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड, हेंस द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। तो मैं एक काम करता हूं, इस स्टेप को आगे लिख देता हूं, देखिए जरा, नहीं तो ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, है ना। ये देखिए, तो हमारे पास लास्ट में फोर्थ स्टेप क्या आया? फोर्थ स्टेप देखिए जरा, फोर्थ स्टेप हमारे पास आएगा P और T, P और T, और यहां पर आ जाएगा निगेशन P, तो यहां पर बचेगा T, और ये यहां पर आप लिखेंगे बाय डिसजंक्शन, है ना, डिसजंक्शन साइलोगेज्म। बोलो बात समझ में आ गई? डिसजंक्शन साइलोगेज्म। तो अब आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं? हेंस गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखिए, आपको जनरली जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ना, वो इस तरह से लिखे रहते हैं, लेकिन आप इन सॉल्यूशन को अपने तरीके से, आसान तरीके से लिख सकते हैं। आपको बस क्या करना, देखो जो गिवन प्रीमाइसेस है उनको मैं छोड़ देता हूं, इसको मैं यहां से कट कर देता हूं, इसको भी कट कर देता हूं, है ना। देखो यहां पर जरा ध्यान दें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कट कर देता हूं, ठीक है ना, इसको भी कट कर देता हूं, और इसको भी कट कर देता हूं, और इसको भी कट कर देता हूं। बोलो बात समझ में आ गई? तो हमारे पास गिवन प्रीमाइसेस कितने हो गए? 1 2 3, ये हम इसको नंबरिंग दे देना, आप इसको नंबरिंग दे देना 4, इसको नंबरिंग दे देना 4, ये हमारी 4th नंबर पे आ जाएगा, ये हमारा 5th नंबर पे आ जाएगा। तो आपके गिवन प्रीमाइसेस क्या हो गए? गिवन प्रीमाइसेस ये 4, और ये आपका गिवन प्रीमाइसेस हो गया 5। तो ये देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन प्रीमाइसेस को लिख लेंगे, नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद यहां पर जाएंगे और आप लिखेंगे फ्रॉम प्रीमाइसेस 1 और 2, और 1 और 2 से आपको ये मिल जाएगा बाय हाइपोथेटिकल साइलोगेज्म। फिर उसके बाद इनकी जो भी नंबरिंग लगी होगी, है ना, तो आप यहां पर इनको लिखते जाएंगे, इनका रीजन सामने लिखते जाएंगे, और इस तरह से करते करते आप कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, और लास्ट में आप लिख देंगे गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। तो आप देख सकते हैं, अगर ये सॉल्यूशन आप लिखेंगे ना कॉपी में, तो मेरे ख्याल से एक पेपर में तो आ ही जाएगा, वैसे तो आधे पेज में भी आ जाएगा, लेकिन आपको साफ साफ लिखना है और स्पेस छोड़ के लिखना है, तो एक पेज में आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, और इसको करने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे। जबकि अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना, तो आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे। इसमें 20 मिनट में भी ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि 32 रो आपको बनानी होंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, सो दैट एस इज ए वैलिड कंक्लूजन। मतलब आपको ये शो करना है कि एस जो है ना, वो वैलिड कंक्लूजन है, क्योंकि इसका कंक्लूजन क्या है, एस है। मतलब ये सारे प्रीमाइसेस यहाँ पर लिखे गए हैं, और कहा गया है कि एस जो है वो इसका क्या है, कंक्लूजन है ना। मतलब क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया, बाकी सेम चीज ही है। तो अब इसको देखो, मैं आपको बता देता हूं, आप अब इसको अपने आप कर लेंगे। गिवन प्रीमाइसेस क्या है? P इम्प्लीकेशन Q, ये गिवन है, ये गिवन है ना।
और ये प्रीमाइसेस भी आपको गिवन है, 4 प्रीमाइसेस आपको गिवन है, तो जो गिवन नहीं है उनको काट दो। मैं सॉरी, ये हमारे पास, अब इनको जो मैं काट रहा हूं इनको मैं अपने आप प्रूव कर रहा हूं, जो गिवन है उनको मैंने छोड़ दिया, जो गिवन है उनको हम छोड़ देते हैं और बाकी हम प्रूव कर देंगे। ये भी हमें, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ये हमें गिवन है और ये लास्ट में भी हम छोड़ देते हैं, है ना। तो ये जो मैंने काटे हैं ना, ये एक्चुअल में यहाँ पर प्रूव किए गए हैं और बाकी सब क्या है, गिवन है। बोले बात समझ में आ रही? तो आप इनकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 और उसके बाद जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया है आप बिल्कुल वैसे ही जाएंगे, है ना। और देखो यहां से आप चेक कर भी सकते हैं, देखो पी क्यू है क्यू आर है, तो पी क्यू क्यू आर, तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो यहां पर ये पी क्यू है ये क्यू आर है, दोनों प्रीमाइसेस हैं, तो दोनों ट्रू रहे होंगे, तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? अब देखो डायरेक्ट तो यहां पर कोई रूल नहीं बन रहा, लेकिन जो कंजक्शन वाला है ना वो लग जाएगा। देखो इन दोनों के बीच में आप कंजक्शन लगा दो, तो देखो यहां पर क्या बन गया, कंजक्शन बन गया यूजिंग 1 and 2। बोलो बात समझ में आ गई? इन दोनों में कंजक्शन लगा दिया तो यहां पर कंजक्शन वाला रूल लग गया 1 और 2 को यूज करके। अब देखो ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास अगला प्रीमाइस क्या है, निगेशन क्यू और आर। अब यहां पर देखो, यहां पर लगाया डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ मैंने बताया था, देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्यू आर है, तो यहां पर निगेशन दोनों के साथ लग जाएगा, कंजक्शन बदल जाएगा डिसजंक्शन में, ठीक, कंजक्शन बदल गया डिसजंक्शन में, तो यहां पर लगाया डिमॉर्गन्स लॉ ना। अब यहां पर देखो 3 को देखो और 5 को देखो, पी इंप्लीकेशन क्यू पी इंप्लीकेशन आर, और यहां पर लिखा है क्यू इंप्लीकेशन आर। जब आप इन दोनों प्रीमाइसेस को एक साथ लेंगे तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव डायलेमा बन जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव डायलेमा से ध्यान दीजिएगा, क्यू और आर आ रहा है, बचा क्या पी, यानी कि निगेशन पी और डिसजंक्शन निगेशन पी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में जो आ चुका होता है उसको छोड़ के जो बचता है वही हमें मिलता है। तो यहां पर केवल पी बचा था, तो निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन पी, ये मिला हमें डिस्ट्रक्टिव डायलेमा से, ये मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास, हाँ अभी नेक्स्ट नहीं, देखो ये दोनों जगह पी आ रहा है, तो जब दोनों जगह पी आ रहा है तो यहाँ पर आइडेम्पोटेंट लॉ लग जाएगा, तो निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन पी बचेगा निगेशन पी। अब नेक्स्ट प्रीमाइसेस क्या है, एस और पी, एस और पी। अब इन दोनों को अगर आप एक साथ ले लेंगे तो यहां पर डिसजंक्शन साइलोगिज्म बन जाएगा और उससे हमें मिलेगा एस, और एस ही हमारा कंक्लूजन था, तो इसका मतलब हमारा जो एस कंक्लूजन है, सो दैट एस इज ए वैलिड कंक्लूजन, तो आप लिख देंगे हेंस एस इज ए वैलिड कंक्लूजन, और उसके बाद आप लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं हेंस द गिवन आर्गुमेंट इज ए वैलिड आर्गुमेंट। बोलो बात समझ में आ गई? तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया आप इसको वैसे ही करना, ठीक है ना, पहले गिवन प्रीमाइसेस लिखना, बाकी सबको काट देना, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आप लिख देना, ठीक है। सिमिलर इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये वर्ड प्रॉब्लम है, यहां पर क्या दिया, प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। देखो यहां से आर्ग्यूमेंट शुरू हो रहा है, इफ आई गेट जॉब, तो ये इफ आई गेट जॉब। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, इफ आई गेट जॉब, तो मैं यहां पर लिखूंगा लेट। देखो इफ आई गेट जॉब, इसको मैं मान लेता हूं पी, क्या मान लेता हूं पी, तो यहां पर पी का मतलब क्या है, आई गेट द जॉब, तो ये हमारा आई गेट द जॉब, इसको मैंने पी मान लिया। आगे बढ़ते हैं, वर्क हार्ड, दूसरा प्रोपोजिशन क्या है, वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड को हम मान लेते हैं क्यू, वर्क हार्ड। आगे बढ़ते हैं, देन आई विल गेट प्रमोटेड, यानी कि आई विल गेट प्रमोटेड, इसको हम मान लेते हैं आर, आई विल गेट प्रमोटेड। आगे बढ़ते हैं, इफ आई गेट प्रमोटेड, तो ये तो रिपीट हो गया, देन आई विल बी हैप्पी। अब देखो एक नया प्रपोजिशन मिला, आई विल बी हैप्पी, तो एस मान लेते हैं, आई विल बी हैप्पी। तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्रपोजिशन दिए थे, और कोई तो नहीं है, आई विल नॉट बी हैप्पी, ये तो निगेशन में आ जाएगा, देयरफॉर, और ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, देयरफॉर आई विल गेट जॉब और आई विल नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। अब हम इसके लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं यहाँ पर ना, सिंबॉलिक फॉर्म।
अब देखिए मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। देखो अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं ना, देखो ध्यान दीजिए। इफ आई गेट जॉब, इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रपोजिशन है, पी, तो यहां पर मैं लिखूंगा पी, यहां पर मैं लिखूंगा पी, ध्यान दीजिएगा पी। इफ आई गेट जॉब एंड वर्क हार्ड, देखो इफ आई गेट जॉब एंड वर्क हार्ड, तो आप देख सकते हैं इन दोनों प्रपोजिशन के बीच में एंड आ रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे पी कंजक्शन वर्क हार्ड के लिए क्या यूज करा था हमने, क्यू, पी कंजक्शन क्यू। अब यहां पर ध्यान दो, इफ के बाद ये दो प्रपोजिशन आए एंड देन आई विल गेट प्रमोटेड, और आई विल गेट प्रमोटेड के लिए हमने यूज करा आर को, और इफ और देन का स्टेटमेंट आ रहा है तो बीच में इंप्लीकेशन आएगा और यहां पर आर आएगा। तो पी कंजक्शन क्यू इंप्लीकेशन आर हमारे पास आएगा। ये हमारा पहला गिवन प्रीमाइसेस है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक चले गए हम ना। इफ आई गेट प्रमोटेड, तो प्रमोटेड कहां है, यानी कि आर की बात हो रही है। इफ आई गेट प्रमोटेड देन आई विल बी हैप्पी, तो इफ और देन आ गया, और आई विल बी हैप्पी, हैप्पी का मतलब है एस, तो ये हो गया आर इंप्लीकेशन एस। कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। देन आई विल बी हैप्पी, आई विल नॉट बी हैप्पी, देखो आई विल नॉट बी हैप्पी का मतलब है कि यहां पर एस का निगेशन आएगा, नॉट आ गया ना, तो यहां पर आएगा निगेशन एस। अब देयरफॉर आएगा, देखिए देयरफॉर के बाद या दस के बाद, हेंस के बाद जो स्टेटमेंट होगा, जो प्रपोजिशन होगा, वो एक्चुअल में कंक्लूजन होगा। तो इसके बाद है कंक्लूजन, तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बाद लिखते हैं कंक्लूजन ना। कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर आइदर आई विल नॉट गेट द जॉब और आई विल नॉट वर्क हार्ड। अब देखो यहां पर जरा ध्यान देना, आइदर आई विल नॉट, दोनों जगह नॉट वर्ड यूज हो रहा है। गेट द जॉब, गेट द जॉब का मतलब है पी, यानी कि यहां पर निगेशन पी आएगा, और निगेशन क्या आएगा, पी, और मतलब डिसजंक्शन आई विल नॉट वर्क हार्ड, और यहां पर निगेशन क्यू भी आएगा। निगेशन पी और निगेशन क्यू, और बीच में आएगा डिसजंक्शन, तो निगेशन पी, बीच में आएगा डिसजंक्शन, और क्या था, आई विल गेट द जॉब पी, और वाइल नॉट वर्क हार्ड क्यू, निगेशन क्यू। तो ये हमारे पास आ गया इसका कंक्लूजन। बोलो बात समझ में आ रही है, ये क्या है कंक्लूजन। देखो यहां पर एक तो हमें, देखो यहां पर प्रीमाइसेस, पहला प्रीमाइसेस पी कंजक्शन क्यू इंप्लीकेशन आर, दूसरा प्रीमाइसेस आर एस, तीसरा गिवन प्रीमाइसेस निगेशन एस, है ना। अब देखो इन दोनों का यूज करके यहां पर हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म लगा दिया इन दोनों में, तो यहां पर आर से आर कट जाएगा, पी कंजक्शन क्यू और आर आ जाएगा। एक मिनट, पी यहां पर एस, हाँ यहां पर एस आएगा, यहां पर एस आएगा, तो पी कंजक्शन क्यू इंप्लीकेशन एस, इन दोनों को यूज करके आया बाय हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म। उसके बाद अब देखो यहां पर ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगर हम निगेशन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निगेशन एस, अगर मैं निगेशन एस का यूज करता हूं तो यहां पर अब एस से एस कट जाएगा और निगेशन पी कंजक्शन क्यू आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया है ना, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप यहां पर अप्लाई कर देंगे डी मॉर्गन्स लॉ, तो दोनों के साथ निगेशन आ जाएगा और ये कंजक्शन डिसजंक्शन में बदल जाएगा, और आप देख सकते हैं यही हमारा क्या है, कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन भी हमारा ड्रॉ हो गया, हेंस द आर्गुमेंट इज वैलिड। चलिए अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, चलिए इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं सही से। देखिए देखो, आप एक काम करिए, मैं यहां पर एक काम करता हूं, जो गिवन प्रीमाइसेस है उनको छोड़ देते हैं और बाकी को यहां कट कर देते हैं, हम अपने तरीके से प्रूव कर लेते हैं, है ना। मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया यहां पर, और हाँ चलिए अब जरा ध्यान दो, तो हमारा जो पहले दो हैं जरा ध्यान दीजिए, पी इंप्लीकेशन पी कंजक्शन क्यू और इंप्लीकेशन आर, है ना। दूसरा क्या है, आर इंप्लीकेशन एस। तो अगर इसमें अगर आप हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म लगाएंगे तो देखो ये एक तरह से ऐसा सोचो कि ये पी है, तो पी से आर, आर से एस, तो पी से एस बचेगा ना, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, पी कंजक्शन क्यू इंप्लीकेशन एस।
देखो ये आ गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या होगा आपका, स्टेप नंबर 2, अब ये P कंजक्शन Q, इंप्लीकेशन S, और यहां से नेक्स्ट उठा लेते हैं हम अपना निगेशन S, निगेशन S, और इन दोनों में रूल लगा देते हैं हाइपोथेटिकल, नहीं यहां पर लगेगा मॉडर्न मॉडस टॉलेंट, एस से एस कट जाएगा, निगेशन इसके साथ आ जाएगा, P कंजक्शन Q, ये यहां पर रूल लग गया। देखो वहां पर ऊपर रूल लगा था हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म, नीचे लगा मॉडस टॉलेंट, तो आप यहां पर लिखेंगे भी, मेरे पास स्पेस नहीं है लेकिन आप लिख देंगे, तो ये आ गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ये जो निगेशन P कंजक्शन Q है, इसमें आप डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे और ये निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q हो जाएगा, और यही हमारा कंक्लूजन भी है, यही हमारा क्या है, कंक्लूजन है। तो इसके बाद आप लिख देंगे हेंस गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड, हेंस गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। बोलो बात समझ में आ गई। तो हमारा जो गिवन आर्गुमेंट है वो क्या है, वैलिड है, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, वैसे ये तरीका ज्यादा सही रहता है, इसमें समझ में आता है, अलग अलग स्टेप हो जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके देखें, प्रैक्टिस करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए समझ में आपको अच्छे से तभी आएगा जब आपको रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस याद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस का यूज है। तो रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। अब इस यूनिट का एक लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो अभी इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि जो प्रेडिकेट लॉजिक का एक लेक्चर और है वो थोड़े बाद में आएगा। पहले हम उससे पहले प्रेडिकेट लॉजिक को पढ़ने से पहले हम नेक्स्ट यूनिट के कुछ लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद वो टॉपिक आएगा। इस यूनिट का एक लेक्चर आपका बच जाएगा जो बाद में आएगा, और एक लेक्चर और होगा। तो अगले लेक्चर में कुछ भी नया नहीं होगा, बस मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जैसे हमने आज किए हैं वैसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले आज के लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज कर ले। ओके, थैंक यू वेरी मच।